कि हम कंप्यूटर। गुड इवनिंग सनोज जी। गुड इवनिंग सर। ये आपको जो मैसेज देना है, कल हम एग्जाम दिया NSM 5 का, तो जो नया जो क्वेश्चन मैटर है तो ये सबका एक बार जानकारी होना चाहिए। मैं जब क्वेश्चन 1 घंटा 10 मिनट में तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट निकला देखा है 70 मिला, तो मेरा तो अपसेट हो गया, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन था 5 to 6 क्वेश्चन। करेक्ट। ये लेकिन 30 माइनस जब हो गया ना, तो मेरा सोच तो थोड़ा आउट कुछ हो गया। सर नई बुक का PDF भेज दो ना एक बार। हाँ, हम ग्रुप में डाल देता है, ग्रुप में। ये सबका ये जो NSM 5 बुक, इसमें शार्प रेशियो, टेनर रेशियो सब आया, बीटा आया, अल्फा आया, माने एवरी फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक क्वेश्चन कवर किया है। और क्वेश्चन का कम से कम 4-5 लाइन 6 लाइन का एक क्वेश्चन है, आंसर तो छोटा है। क्वेश्चन पढ़ने में जब तो टाइम लगता है, वो किसी का वो पढ़ने का आसान से नहीं पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। छोटा क्वेश्चन, एक लाइन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कम से कम 4 to 5 लाइन का क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन 4-5 लाइन आप पूछ लीजिए, पूरा एक 20 पन्ना का पढ़ना हो जाएगा, 20 पन्ना का एक बुक हो जाएगा। तो ये नया एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा लगा। लेकिन सबका मैं सोचा था कि सबको दिखाऊंगा कि अच्छा 90% से ज्यादा मार्क्स लेने का, तो जब निकला देखा मतलब कितना कमी है वो ही देख रहा है। अभी भी बहुत कुछ सीखना है। करेक्ट। सब कुछ धीरे धीरे टेक्निकल हो रहा है, और हाँ बहुत कुछ हाँ, और टॉपिक्स वगैरह सब इंक्लूड कर रहे हैं वो लोग भी। आपको पर्सनली शेयर करेंगे। इसके लिए ये अलग से मेरा ख्याल से हमारा जितना IFA दोस्त लोग है, ये लोग को अलग से क्लास कराना पड़ेगा, नहीं तो ना ये NSM 5 का अंदर सब कुछ है। पूरा बुक हम तो 2-3 बार पढ़ा है, एकदम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज तक। इसमें जो अभी कवर किया है उसमें NSM ऑल पेपर्स, ये बेस है। ये NSM 5 नहीं करने से किसी का PMS बोलिए, ये जितना मॉड्यूल है कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेस है। ये मेरा अभी तो जो सोचा, कोई पहले कुछ नहीं किया है, PMS करना चाहता है कि NSM 15 करना चाहता है, पहले उनको बोलना पड़ेगा आप NSM 5 कीजिए, तो आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक नॉलेज ही नहीं रहा है। बेसिक नॉलेज पूरा NSM 5 में है। ग्रेट। सर मेरा ख्याल है हमें कम से कम 2 घंटे रोज रीडिंग करनी चाहिए ऑन वेरियस टॉपिक्स, ऑन वेरियस मॉडल। इस बार हम लोग एक 15 दिन का जो प्रोग्राम है ना सनोज जी, उसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक जी, हम लोग कब है सर प्रोग्राम, कब है? वो देखते हैं नेक्स्ट वीक में कब करेंगे। देख के 2-3 आवर्स का एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें पूरा NSM 5 एंड उसके साथ जो रिलेटेड है हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि सबका ये बेसिक चाहिए। अगले दिन अभी कल जो ये हम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के पास गया था, वो लोग का जो फैकल्टी था, हम लोग को पूछा है आपका कोई इंफॉर्मेशन है क्या, ये मैंडेटरी होने वाला है? बोले कुछ लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन वो तो कंफर्मेशन नहीं है, कब कर देंगे वो पता नहीं है। ये CP जब बंद हो जाएगा ना, तो 90% डिस्ट्रीब्यूटर लोग का ARN रखने का प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जो हो गया, तो मेरा ख्याल से अभी सबका तैयार होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एग्जाम कम से कम इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसलिए पास कर जाएंगे, लेकिन बिना पढ़ के तो नहीं पास करेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़ के संभव नहीं है। देख लिया आप कितना अपडेटेड हो गया।
एग्जाम इसलिए सबको देना चाहिए। तो ठीक है, तो शुरू करें। ठीक है, हाँ एकदम स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग जो लास्ट डे क्लास के थे, हम वहां पे स्क्रीन पे ले जाते हैं, शेयर स्क्रीन करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हम लोग फंजिबिलिटी वर्ड मतलब एडीआर, जीडीआर और आईडीआर के बारे में बात करके वहीं पे रुका था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है फंजिबिलिटी वो ये था कि इंडियन शेयर्स के अगेंस्ट में आप अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, या इंडियन शेयर्स के अगेंस्ट में आप अमेरिकन डिपॉजिटरी, ग्लोबल डिपॉजिटरी करें, या फिर फॉरेन शेयर्स के अगेंस्ट में आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी शेयर्स खरीद सकते हैं। और ये इंटरचेंज होता है, इसलिए सोनोज जी एक क्वेश्चन आया, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट किया है वो सही की गलत है, एक क्वेश्चन आया। तो स्केल काफी बड़ा हो गया है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि सर फिनांस के फील्ड में ये 50 एक वर्ड सबको बोलने और समझने आनी चाहिए। जैसे उसमें एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, फंजिबिलिटी, डिपॉजिटरी इंडिया का, डिपॉजिटरी फॉरेन कंट्रीज का, क्योंकि डिपॉजिटरी नहीं होगा, समझिए इस बात को, डिपॉजिटरी नहीं होगा तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक इशू नहीं हो सकते हैं। आप याद कीजिए, जब फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे हमारे मुल्क में, देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन कॉल्ड डिपॉजिटरी। कस्टोडियन तब भी थे, लेकिन डिपॉजिटरी नहीं था। डिपॉजिटरी सर्विस का मतलब हुआ क्यों? ये हुआ कि यू विल बी इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, और इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का अपकीपमेंट, उसको रखने का काम क्या करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। तो डिपॉजिटरी पूरी दुनिया में है, हमारे यहां भी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। और एक वर्ड संग संग आया, उसको बोलते हैं फंजिबिलिटी, की इंडियन स्टॉक्स can be converted into American depository shares या global depository. Similarly, foreign company के shares का Indian depository भी इशू हो सकता है, and it can be interchanged. तो इस प्रोसेस को यहां तक हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से। इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है जैसे डीआर में फीचर टू वे फंजिबिलिटी सब्जेक्ट टू, मैं पढ़ रहा हूं इसको भी आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा छोटा है, नहीं अभी ठीक होगा। DR में फीचर टू वे फंजिबिलिटी सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व। नहीं तो जैसे इस कंट्री में होगा, तो इस तरह का वर्ड्स जो है ना, आपको पिकअप, हम तो यहाँ लिख देंगे लेकिन आपको पिकअप करना पड़ेगा, करेक्ट, इस तरह से। तो थोड़ा एक बार बुक पढ़ना ही पड़ेगा। हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी हमने बात कर ली थी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। इसमें मैं 2-3 चीज और ऐड कर देता हूँ। 3 तरह की बोरोइंग्स के बारे में चर्चा होती है एनआईएसएम के डिफरेंट बुक्स में, फिनांस के डिफरेंट बुक्स में। जब भी हम फॉरेन बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 3 तरह का नाम आप सुनते होंगे। पहला ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब कि आप एक कंपनी इंडिया बेस्ड है, आपको डॉलर में बोरोइंग करनी है, आप लंदन गए, मेलबोर्न गए, अमेरिका गए, और वहां से लोगों को आपने ऑफरिंग्स किया। अपना ऑफरिंग्स कैसे करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि उसके लिए आपको एक RHP, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सबमिट करना पड़ता है सेबी के पास में, स्टॉक एक्सचेंज के पास में, इंडिया में, करेक्ट ना? तो आपको अप्रूवल मिलती है। तो क्या अप्रूवल मिलती है? कि आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं। जब बॉन्ड इशू करते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस मतलब कि बॉन्ड कितने समय का होगा, क्या इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, क्या कंडीशनलिटीज होगी, कैसे सिंकिंग फंड तैयार करते हैं, ये सब चीज होती है। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड इंडेंचर, नहीं बॉन्ड इंडेंचर। आप ये इंडिया में भी यही वर्ड यूज करेंगे, अमेरिका में भी यही वर्ड यूज करेंगे। एक बार आपने बॉन्ड इंडेंचर मतलब कंडीशनलिटीज ऑफ योर बॉन्ड ऑफरिंग्स, ये आपने लिख लिया, तैयार कर लिया। अब आप बाहर मान लीजिए बोरो करना चाहते हैं, तो 3 तरीके का बोरो करते हैं। एक कि आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग की और फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट कर दिया, इसको बोलते हैं ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। दूसरा कंडीशन ये होता है कि साहब आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग तो की, लेकिन कन्वर्ट कर दिया अपने स्टॉक, अपनी कंपनी की इक्विटी में एक समय के बाद में, इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। नहीं तो जैसे आपने पढ़ा था डिवेंचर के वक्त में कि पार्शली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, वैसे ही FCCB में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब कि फॉरेन करेंसी में बोरो किया लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा होता है FCCE, फॉरेन करेंसी में बोरो किए लेकिन उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसी इक्विटी में जो कि उस कंपनी की तो नहीं है जहां से बोरो किया, जिसका बोरो किया है, जिसने बोरो किया है, बट उसकी कोई अच्छी कंपनी हो, सिस्टर कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, तो उसमें स्टॉक देते हैं।
ये खासकर उनके लिए लागू होता है यदि कंपनी मान लीजिए वीक है तो कोई पैसा नहीं देगा उसको, तो वो लोग बोलते हैं साहब मैं FCCE दे रहा हूं आपको, आप अभी 5 साल 3 साल 8 साल जो भी समय उसका आप इंटरेस्ट लेते रहिए, पेमेंट के वक्त में हम आपको फलानी कंपनी का जो कि अच्छी कंपनी है आपके हिसाब से रेटिंग के हिसाब से उसके शेयर्स दे देंगे। तो FCCE, FCCB और ECB ये 3 चीज आप पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स में। इसके अलावा 2 और नाम आता है, इस बुक में नहीं है बट 2 लाइन सुन लीजिए उसके बारे में। एक होता है फॉरेन बॉन्ड्स, इतना ही होता है फॉरेन बॉन्ड्स। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री के करेंसी में बोरो नहीं करते हैं, दूसरी कंट्री के करेंसी में बोरो करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अमेरिकन डॉलर अमेरिका ने बोरो किया पाउंड में, तो फॉरेन बॉन्ड्स कहा। पर ना ऐसी बात चैटिंग पे लिखनी नहीं आती, हम कॉल इंडिया ने बोरो किया डॉलर या पाउंड में तो फॉरेन बॉन्ड्स कहलाया। जस्ट लाइक ECB, बहुत क्लोज है ECB से, इसको फॉरेन बॉन्ड बोलते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक और बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है, इसमें हम बोरो करते हैं डॉलर में जरूर बट पेमेंट करते हैं रुपया में, है ना। तो इस तरह से 4-5 तरीके का बॉन्ड्स है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। एक बात याद रखिएगा, FCCB are regulated by RBI notification under Foreign Exchange Management Act। ये सवाल आपको पूछा जाएगा, है ना। FCCB are regulated by RBI notification under FEMA, correct ना। The issue of foreign currency convertible bonds and ordinary shares through depository receipt mechanism 1993 lay down the guidelines for such issue। नहीं तो सेबी का यहाँ पे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स बोरोइंग करने में कंट्रोल नहीं होती है। हाँ, आपने बोरो कर दिया और लिस्टिंग कर दी तब सेबी का रोल होगा। इस पे सवाल आती है कि FCCB की बोरोइंग्स में कौन रेगुलेट करता है, तो बोलेंगे RBI रेगुलेट करता है। किस बेसिस पे रेगुलेट करता है, तो फेमा के बेसिस पे रेगुलेट करता है। ये सवाल आपको आएगा। एक बार FCCB बॉन्ड आपकी लिस्टेड हो जाती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, तब कौन रेगुलेट करता है, तब सेबी करता है। नहीं तो ये सब सवाल गलती नहीं होनी चाहिए, इसको करेंगे, करेक्ट ना। एक और बॉन्ड है इक्विटी लिंक्ड डिवेंचर, करेक्ट ना। ये ऐसा बॉन्ड है जो कि आपके स्टॉक की आमदनी को देता है। इसका सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपने सुना था ना कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, हमारे 80% हमारा मान लीजिए 2 साल का है, 80% हमने बॉन्ड में रख दिया और 20% इक्विटी दे दी। तो 80% की जो आमदनी है वो तो आपको पता है, वास्तव में जो आपकी आमदनी होगी उस तरह के डेट ओरिएंटेड सिक्योरिटी की, वो तो इक्विटी से प्रभावित ज्यादा होती है। नहीं, इक्विटी लिंक्ड डिवेंचर मतलब जो आमदनी होगी आपकी इक्विटी से प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे फंड नॉर्मली म्यूचुअल फंड इंडिया में लॉन्च करते हैं, विदेशों में हेज फंड्स वगैरह भी ऐसे बॉन्ड्स लॉन्च करते हैं। सिमिलरली अंडरलाइन कमोडिटी होती है तो इसको कमोडिटी लिंक्ड बॉन्ड्स कहते हैं, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग MBS, है ना। ये ABS एंड MBS ये क्या है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। कभी किसी दिन प्रोग्राम, कभी ओपन प्रोग्राम होगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सर करते हैं गौतम जी, कभी उसमें आपको हम 2008 में सब प्राइम क्राइसिस में क्या रोल था ABS MBS का, वो पूरा आपको बताएंगे। अभी उतना जानने का दरकार नहीं है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ABS MBS कॉन्सेप्ट को समझिए। ABS MBS क्या होती है, ये होती है कि साहब मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने 50,000 लोगों को हाउसिंग लोन दे दिया, है ना। 50,000 लोग हाउसिंग लोन, तो क्या हुआ, 50,000 लोगों को मान लीजिए 20-20 लाख रुपया लोन दे दिया, तो 100 करोड़ रुपीज का बाजार में लोन है और उसका बाजार से इनको 8%, तो साल के इनको 8 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, करेक्ट ना। अब क्या होता है, SBI का इच्छा होता है कि जो 100 करोड़ का मेरे पास लोन बुक है, सवाल पूछिएगा, यदि दिक्कत होगी तो पूछिएगा सवाल। 100 करोड़ का मेरे पास जो लोन बुक है, SBI बोलती है, जिसपे हमको साल का 8% से मान लीजिए हमको 8 करोड़ की आमदनी होती है, क्यों नहीं इस 8 करोड़ की आमदनी के खिलाफ में कुछ और बोरो कर लिया जाए पैसा, क्योंकि बैंक के पास में जितना बेसी बोरोइंग होगा उतना अच्छा है। तो इन लोगों ने क्या किए कि अपनी उस 100 करोड़ की लोन बुक जो थी ना, उसको उठा करके SBI से एक अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV उस पर रख दिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अलग कर दिया और दिखाया लोग कि साहब इस बुक में 8 करोड़ की आमदनी हर महीने आती है,
करेक्ट ना? 8 करोड़ की आमदनी हर महीने क्यों आती है? इसलिए, सॉरी, सालाना आमदनी क्यों आती है? इसलिए कि इसमें 100 करोड़ का बुक है, 8% की आमदनी है। तो इन्होंने लोगों को बोला कि साहब आप डिपॉजिट करेंगे, इतना सुंदर रेटेड बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड बेहतरीन हो गया ना, अंडरलाइन इसमें सिक्योरिटी कोलेटरल दिया हुआ है, हाउसिंग लोन है, तो अच्छा है, 8 करोड़ का कैश फ्लो हो रहा है, तो इसको रेटिंग करवा करके इस कैश फ्लो के अगेंस्ट में फिर से बोरोइंग कर लेते हैं। करेक्ट ना? मतलब यदि कोई कंपनी अपने एसेट्स, कैसा एसेट्स? मॉर्गेज एसेट्स। कैसा एसेट्स? मॉर्गेज एसेट्स। जैसे हाउसिंग लोन्स को बोलते हैं अमेरिका में मॉर्गेज एसेट्स। क्यों? आप जब भी हाउसिंग लोन देते हैं तो मकान का कागज गिरवी हो जाता है, तो जब भी आपने हाउसिंग लोन दे करके कोई एसेट्स तैयार की है, मतलब बैंक ने, उसके अगेंस्ट में फिर से उन्होंने री लोन ले लिया, फिर से बाजार में बोरोइंग कर ली, इसको बोलते हैं एमबीएस, मॉर्गेज बेस्ड। मॉर्गेज के बेस पे जो सिक्योरिटी बनाई जा रही है, एमबीएस मतलब जहां हाउसिंग लोन का इंटरनल कैश फ्लो था उसके अगेंस्ट में, भाई हम किसी को बोलते हैं आपको मैं 6% में ब्याज में पैसा बोरो करता हूं, एफडी कीजिए मेरे पास में, है ना, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं 120 करोड़ रुपया, हमको 8 करोड़ रुपया नजर आ रहा है, 120 करोड़ को दे देते हैं, 6% का ब्याज दिया, तो 8 करोड़ कहां से मिलती है? यही हाउसिंग लोन के जो मंथली ईएमआई दे रहे हैं, यही उनको हम दे रहे हैं ना। तो मॉर्गेज जो थी वो अंडरलाइन हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। नहीं, हाउसिंग लोन्स को अमेरिका में बोलते हैं मॉर्गेज। अभी एसेट बैक्ड ये क्या हो गया? हाउसिंग लोन के अलावा भी कभी कभी लोन दी जाती है जिसमें हम एसेट को मॉर्गेज कर लेते हैं, जैसे व्हीकल लोन। इंडिया में व्हीकल लोन हम एबीएस में रखते हैं। व्हीकल लोन इज नॉट ए हाउसिंग लोन। नहीं, व्हीकल लोन अदर देन हाउसिंग लोन को हम लोग अमेरिका में या इंडिया में एबीएस बोलते हैं, एसेट बैक। इसमें एसेट तो है, अदर देन हाउसिंग जो एसेट्स होते हैं उसको बोलते हैं एसेट बैक सिक्योरिटी। और इसमें जो लोन के जो ईएमआई आ रहे हैं उस ईएमआई को दिखा करके हम नया बोरोइंग कर लेते हैं बाजार से, तो ऐसे सिक्योरिटी को हम लोग बोलते हैं एबीएस। करेक्ट ना? ये थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े रिस्की सिक्योरिटी होते हैं। क्यों? हाउसिंग लोन में तकलीफ होगा, ईएमआई में तकलीफ होगा, ईएमआई में तकलीफ होगा, आपकी जो नई एफडी है उसमें तकलीफ हो जाएगी। नहीं, तो ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप एबीएस एमबीएस में डील कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि इसमें बाजार के ऊंचे नीचे होने पे असर पड़ता है। यदि इकोनॉमिक साइकिल खराब हो गई और कैश फ्लो बैंक को आना कम हो गया उनके एसेट्स के अगेंस्ट में, तो फिर उस तरह के लोन में दिक्कत, ये रिस्क इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। नहीं, एबीएस एमबीएस। करेक्ट। ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपको म्यूचुअल फंड में भी पढ़ना होता है, बहुत आसान चीज है। REIT ये अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाने का एक प्रोसेस अलाउ किया है। म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रस्ट REIT, इसमें जो पैसा ये बोरो करेंगे, इस पैसे के जो बोरोइंग होगी इसको पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो है सो इन्वेस्टमेंट में ही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करेंगे, ऐसा कंडीशंस होते हैं, लिखा हुआ है। as the name indicates, these vehicles are formed as a trust. They issue units to the investor to raise money. Units भेजा और they enjoy favorable tax conditions as long as they meet the necessary. तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। Regulatory stipulation is that minimum amount of assets that have to be held in the form of revenue generating assets in the case of REIT is 80%, है ना, और in case of investment infrastructure bond उसमें ये 90% होता है। तो इस तरह से ये कंडीशनलिटीज है, ये आपको थोड़ा याद रखिएगा। तो इस तरह का जो ट्रस्ट बनता है उसमें जो बोरोइंग किया हमने, उसकी बोरोइंग के इन्वेस्टमेंट कहाँ होंगे डिफाइन किया हुआ है, कितना परसेंट होगा ये डिफाइन किया हुआ है, और इसकी आमदनी ट्रस्ट में आई और ट्रस्ट से आमदनी फिर आपको दी गई। करेक्ट ना? तो ये भी एक नया व्हीकल आया है, पॉपुलर बहुत नहीं हुआ है बट ये आने वाले समय में काफी पॉपुलर होगी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी तो खैर आपको पता ही है। कमोडिटी में इंडिया में बहुत सारे कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में 2 कमोडिटीज को भी अलाउ कर दिया गया है, एक गोल्ड है और अभी लेटेस्ट में एक सिल्वर है। करेक्ट ना? एक सवाल आपको आएगा म्यूचुअल फंड की किताब में, यहाँ पे भी कभी कभी आ जाती है कि कैन म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन कमोडिटी, तो लिखना है यस, नो नहीं लिखना है। पहले नो सही जवाब था, अब यस, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में ETF के फॉर्म में कमोडिटी आ गई है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। करेक्ट। अच्छा, अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, है ना। प्राइमरी है, IPO है,
एंड एफपीओ है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्यूआईपी है, प्रेफरेंशियल है, राइट्स एंड बोनस है, ऑफशोर ऑनशोर है, ऑफर फॉर सेल है। करेक्ट, इतना मैं करता हूं। अब देखिए एनआईएसएम का 11 नंबर मॉड्यूल, बहुत कुछ ओवरलैपिंग है, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो बहुत जगह काम आपको आ जाएगा। करेक्ट है। आप सोचिए एक बात कि यदि किसी कंपनी को पैसे का दरकार है तो आप पूछेंगे ना कितना पैसे का दरकार है, हाउ मच कैपिटल यू नीड। उसने कहा कि साहब हमको छोटा कैपिटल चाहिए, तो आपने कहा ठीक है छोटा कैपिटल चाहिए तो कम लोगों से पैसे रेज कर लो। यदि बोरोइंग आपकी 200 से कम लोगों से होती है तो इसको क्या बोलते हैं कि आपकी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है। यदि आपकी कंपनी की बोरोइंग 200 से कम लोगों से होती है तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यदि आपकी कंपनी की बोरोइंग 200 से ज्यादा लोगों से होती है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेसमेंट। नहीं तो फर्क एक तो क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट इज पब्लिक प्लेसमेंट। अभी आपकी कंपनी जैसे एलआईसी थी, अभी तो लिस्टिंग हो गई, पहले तो ये प्राइवेटली प्लेस्ड था क्योंकि 200 से कम लोगों से बोरो किया गया था पैसा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक प्लेसमेंट मालूम हो गया। अब देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट करना हो या पब्लिक प्लेसमेंट करना हो, प्राइवेट प्लेसमेंट करने का प्रोसेस में सेबी का कोई खास या तकरीबन कोई खास उसमें रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, है ना। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाया, एक बॉन्ड इंडेंचर बना, बॉन्ड कॉवेनेंट्स तो बनाने पड़ते हैं, बॉन्ड इंडेंचर बनाने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है क्योंकि लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और फिर आप आपने जो भी बाजार में तो फ्लोट करना नहीं है, जिनको आपको प्राइवेटली प्लेस करना है उनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनसे कैपिटल लिया, उनको यूनिट सर्टिफाइड यूनिट्स इशू कर दिए। करेक्ट ना, प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन अब इसमें आपने सुनते होंगे वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी है, ये सब सुनते होंगे ना, ये सब प्राइवेट प्लेसमेंट का वर्ड होता है। अब बोले नहीं साहब हमको पैसे का कैपिटल ज्यादा दरकार है, तो आप बोलेंगे तो फिर पब्लिक प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। पब्लिक प्लेसमेंट करने का नियम बहुत सिंपल है, इक्विटी में भी वही नियम है, डेट में भी वही नियम है, दोनों में नियम बराबर है। डेट आप इंडिया में बोरोइंग कर रहे हैं या डेट आप विदेश में बोरोइंग कर रहे हैं, दोनों में भी नियम सेम है। पहला नियम क्या है कि आपको एक RHP लिखनी पड़ेगी, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस लिखनी पड़ेगी। कौन लिखेगा, आपने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अपॉइंट करनी है, वो लिखेगा। तो एक पहला वर्ड आ गया इन्वेस्टमेंट बैंकर। कौन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो आपके लिए कैपिटल बाजार से रेज करता है। ऑफिशियल फॉर्मेलिटी एंड ऑपरेशनल सर्विसेज सारी फॉर्मेलिटी जिसने कंप्लीट करनी है, दे आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो आपका काम है पहले RHP लिखना, तो उसके लिए वो लोग हायर करते हैं, लीड मैनेजर को हायर करते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो उसके बाद आपने सबमिट किया सेबी के पास में, स्टॉक एक्सचेंज के पास में, वहां पे इसकी वेटिंग हो गई। वेटिंग होने के बाद में आपको ऑफर हो गया कि साहब आप इसको लॉन्च कीजिए, बाजार में जाइए। तो बाजार में जाने के लिए नियम है 3 दिन से कम 3 दिन, अधिकतम 10 डेज के लिए बाजार में पब्लिक प्लेसमेंट को ऑफर दिया जाता है, ऑफर फॉर सेल, है ना, दिया जाता है इसको। तो उसके पहले क्या करते हैं आपने फटाक से अंडरराइटर अपॉइंट करनी है, RNT अपॉइंट करनी है, डिपॉजिटरी अपॉइंट करनी है, कस्टोडियन अपॉइंट करनी है, बैंकर्स अकाउंट के साथ बैंक में अकाउंट खोलने, उसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, वो खोलना है, क्रेडिट रेटिंग करवानी है आपको अपनी कंपनी का, आपको उसके अलावा और कुछ रह गया देखिएगा, और कुछ रह गया होगा तो इतनी कंपनियां आपको, ब्रोकर रह गए सबसे इंपॉर्टेंट, वही तो बाजार में प्लेस करेगा आपके स्टॉक्स को, है ना, आपके बॉन्ड को, तो ब्रोकर्स रह गए, ब्रोकर्स। इतने लोगों से टाई अप आपको करनी पड़ती है। आपने टाई अप कर लिया, इसको बोलते हैं, जब आप टाई अप करते हैं और बताते हैं लोगों को, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रोड शो, है ना, इसको बोलते हैं रोड शो। इसका टेक्निकल वर्ड है, इंडिया में इसको बोलते हैं रोड शो, विदेशों में भी इसको रोड शो ही बोलते हैं कि आप अपने ऑफरिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में। करेक्ट। जैसे ही आपने सारे टाई अप्स कर लिए, इसके बाद आप बुक बिल्डिंग मेथड से एक प्राइस को डिस्क्लोज, कौन डिस्क्लोज, मार्केट एनालिस्ट। मार्केट एनालिस्ट होते हैं बाजार में, वो इसके प्राइस को एक अपना बेस प्राइस एक निकालते हैं। ये इंडिकेशन होता है किसके लिए, जो नए निवेशक हैं जिनको पता नहीं है, वो बुक बिल्डिंग मेथड से जो प्राइस डिस्क्लोज होता है, एक इशू प्राइस नहीं, एक मार्केट इंडिकेटिव प्राइस मालूम चलती है, और उस पर लोग फिर उसके हिसाब से अपना प्राइस अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए ASBA है ना, तो ASBA में क्या होता है कि आपसे पैसे लिए नहीं जाते हैं, अलॉटमेंट पे पैसे लिए जाते हैं, पैसा ब्लॉक करके रखा जाता है। तो ये सिस्टम हो गया। ऐसे आप इक्विटी में प्राइवेट बोरोइंग कर सकते, मतलब पब्लिक बोरोइंग कर सकते हैं, डेट में भी पब्लिक बोरोइंग कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑफर फॉर सेल। आपने कहा कि साहब ये जो ऑफर फॉर सेल है, क्या यही प्रोसेस हमेशा होती है? बिल्कुल।
जब भी आप कुछ भी बाजार में लॉन्च करते हैं, जैसे आपने ऑफर फॉर सेल के बाद में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी होती है, एफपीओ होती है, एफपीओ है ना, हाँ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होती है। मतलब कि आपने पहले कंपनी का, यूं समझिए कि आपकी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन आपने पेडअप किया 50 लाख रुपया ही। इशू करना था 10 लाख शेयर 10-10 रुपए वाले, आपने इशू किए 5 लाख शेयर 10-10 रुपए वाले। तो आपके पेडअप कैपिटल 50 लाख है, तो आपने 50 लाख में से ही आपने पहला लाया ऑफर फॉर सेल, 50 लाख शेयर्स के ही ऑफर फॉर सेल लाए पहली बार के। बाद में आपको ऐसा लगता है कि साहब हम और शेयर्स इशू करते, है ना, हम और शेयर्स इशू करते, तो आपको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 2 तरीके से ला सकते हैं। एक तो यह है कि जो आपका अनकैपिटलाइज पोर्शन था उसका भी ला सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि यदि मान लीजिए प्रमोटर को लगता है कि कुछ उसके शेयर्स अपने को बेचने हैं, तो फिर वो अपना शेयर्स भी बेचता है, तो उसके लिए भी आपको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ही होती है, करेक्ट ना। तो ये 2 तरीके से आप ला सकते हैं, तो एफपीओ हो या ऑफर फॉर सेल ओएफएस हो, ये दोनों तरीके के लिए सेम प्रोसेस रखा गया है, करेक्ट ना। अब 3 इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंशियल शेयर्स, राइट शेयर्स और बोनस शेयर। इस पर सवाल आपको इक्का दुक्का सवाल आपको आ जाता है। आपको पता है कि साहब यदि आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट देनी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट देनी है, तो उसके लिए आप शेयर इंटाइटलमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो उसमें आप बोलते हैं साहब मैं राइट्स दे रहा हूं, मैं बोनस दे रहा हूं। राइट और बोनस जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट्स है। बोनस में हम कुछ भी उनसे नहीं लेते हैं, कोई कैपिटल नहीं लेते हैं, अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना पड़ता है। रिजर्व को कैपिटलाइज करके हम शेयर्स इशू करते हैं। याद रखिएगा, सवाल आपको आएंगे, अपने रिजर्व जब हम बोल रहे हैं आपको मालूम चल रहा होगा, आपने दिखाया ना तो अच्छा बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी दोनों होती है, ये लायबिलिटी में जाते हैं तो वहां इक्विटी शेयर्स होता है, फिर रिजर्व होता है। अच्छा, रिजर्व से पैसे निकल करके इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। नहीं, ये दिमाग में आपको आनी चाहिए, बैक ऑफ माइंड में। तो जब भी बोनस शेयर इशू होता है तो कंपनी अपने स्टॉक के रिजर्व को कैपिटलाइज करके और शेयर्स इशू करते हैं। इसलिए नेटवर्थ नहीं बदलता है, नेटवर्थ नहीं बदलता है। रिजर्व से ही तो पैसे निकले, कहां चले गए? यूनिट कैपिटल में चले गए, तो बात तो ही रह गई, रिजर्व नहीं बढ़ता, याद रखिएगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये सवाल आपको आएगा, यदि आपने बोनस शेयर कंपनी ने इशू किया है तो कंपनी की नेटवर्थ चेंज नहीं होगी, लेकिन कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। ये सवाल आपको आएगा। जब राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स क्या है, आज के वक्त में शेयर्स इशू की जाती है एट समवट चीपर प्राइस देन द मार्केट प्राइस, है ना। तो इसलिए इस केस में रिजर्व भी चेंज होता है, इस केस में यूनिट कैपिटल भी चेंज होता है, इस केस में नेटवर्थ भी चेंज होता है, और इस केस में आपके रिटर्न ऑफ इक्विटी, अर्निंग पर शेयर, सब चीज इंपैक्टेड होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बड़ा होगा तो ईपीएस भी कम हो जाएगी, आरओई भी कम हो जाएगी, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो राइट्स और बोनस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका कैसा हो रहा है, आपको ये विजुलाइज करनी है। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं विजुलाइज हो रहा है, चिंता नहीं कीजिए। इसको विजुलाइज करने के लिए, आपको समझने के लिए, तुरंत रिकॉल आपको हो जाए, इसके लिए आपको जो मैंने एक्सरसाइज करवाई थी ना 10, 15, 20 कंपनी के लिए एक्सरसाइज कीजिए। मैंने आपको एक्सेल भेजा था ना, उस एक्सेल में कुछ कुछ अंक भर करके सवाल जवाब बनाइएगा, तब होगा। नहीं तो क्या होगा, इस एग्जाम में सवाल बड़े लंबे लंबे आते हैं, तो सवाल बनाते बनाते 2 घंटा निकल जाता है, रिवीजन नहीं हो पाती है, कुछ सवाल छूट जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि आपको राइट्स और बोनस, राइट बोनस आपको इनसम फायदे में भी है, बट यहाँ पे क्या है एम इनका पूछने का, यहाँ पे पूछेंगे साहब वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि आपकी नेटवर्थ तो नहीं बदलती है बट आपकी ईपीएस बदल जाती है। नहीं, तो यहाँ पे ध्यान इसे देना पड़ेगा थोड़ा, अकाउंटिंग को यहाँ पे लिख। चैट बॉक्स में कुछ आया, एक बार देख लो चैट बॉक्स में क्या आया। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन राइट्स अगेन। हाँ देखिए, राइट्स में क्या होती है कि किसी कंपनी ने राइट्स किसको देने हैं, राइट्स नाम है, करेक्ट ना, राइट्स को देने हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो एक कट ऑफ डेट ले लिया, उस डेट में जो भी शेयर होल्डर हैं उनको हम राइट्स देते हैं, मतलब उनको हम शेयर्स देते हैं। कैसे देते हैं?
बोनस जैसे नहीं देते हैं कि साहब अलॉटमेंट कर दिया, एक के पीछे दो, दो के पीछे एक, जो भी करना है, वैसे नहीं। राइट्स में हम उनको ऑफर देते हैं कि यदि आपको इस प्राइस पे आपको एक्सेप्ट है तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स के अगेंस्ट में हम आपको 30%, 40% जो भी है आपका, इस अनुपात में आपको शेयर्स लेने के लिए अलाउ करते हैं। तो आपने कहा हाँ साहब बाजार में दाम 200 रुपया है, आप दे रहे हैं 150 रुपये पे हमको, तो मैं लूंगा, करेक्ट ना। तो आपने अप्लाई करनी है, आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, और जब फंड ट्रांसफर होता है तो फिर कैपिटलाइज करते हैं और फिर आपको शेयर्स इशू करते हैं। क्योंकि राइट्स ऑफर्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। फिर से बोलता हूं, राइट ऑफर्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस, इसलिए काफी अट्रैक्टिव है, कंपनीज के लिए भी फायदेमंद होती है, कैपिटल बड़ा मिलता है, लॉयल्टी ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ती है, और उनके कैपिटल बड़े होते हैं तो नेटवर्थ चेंज होता है, यूनिट कैपिटल चेंज होता है, शेयर कैपिटल चेंज होता है, और उनके ईपीएस और पी मल्टीपल थोड़े, ईपीएस और आरओई घट जाते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर है ना, बड़ा हो गया ना, आरओ नेटवर्थ बड़ा होगा तो आरओई घट जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स बड़ा हो जाएगा तो ईपीएस घट जाएगी, करेक्ट ना। तो ये दो चीज बदलते हैं, और इसको हाँ लेस देन मार्केट प्राइस पे, नहीं तो फिर राइट्स का कोई मजा नहीं आया। यदि शेयर के दाम मार्केट प्राइस से ऊपर कर देंगे तो फिर बोलेगा फिर मैं आपसे क्यों खरीदूं, मैं बाजार में ही खरीद लूंगा। इसलिए जब भी राइट्स आते हैं वो मार्केट प्राइस से कम पे ही आते हैं। याद कीजिए वारंट्स में जो हम ऑफर कर रहे थे तो वो भी आपको अट्रैक्टिव, बिकॉज आई हैव टू गिव ए अट्रैक्शन टू द इन्वेस्टर, करेक्ट ना। तो इन्वेस्टर को मालूम होनी चाहिए, इसके वास्ते हम बोल रहे हैं कि वो कम दाम पे दिए जाते हैं, करेक्ट ना। एक सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा आता है, वो ये आता है कि क्या जो राइट्स शेयर्स होते हैं कैन दिस बी ट्रेडेड? यस, राइट शेयर्स का अभी एक सेक्शन बना दिया है एक्सचेंज ने, आप वहां पे लिस्टिंग कर देते हैं और इसकी ट्रेडिंग होती है, करेक्ट ना। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। राइट बोनस प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है वो जैसे हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हम उनको डिविडेंड देते हैं कंपलसरी, लेकिन वोटिंग राइट्स उनका ले लेते हैं। डिविडेंड देते हैं कंपलसरी, लेकिन वोटिंग राइट्स उनसे ले लेते हैं। मैं पढ़ना सुनाता हूं। प्रेफरेंशियल इशू मींस एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। आप बोलेगा सर किसको देता है? डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर क्लोज, कुछ नहीं आप कर सकते हैं, ये लिखी गई है डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजमेंट। आप बोलेंगे सर चेक तो लगाएंगे, एजीएम में डिस्क्लोज होगा और तब ये ऑफर होंगे। आप एजीएम में जो बोलना है बोल सकते हैं, यदि एजीएम ने पास कर दिया तो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। क्या लिखता है? ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सवाल आपको आएगा कि प्रेफरेंशियल शेयर्स आर इशूड एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक प्लेसमेंट, एज एन हाउ द केस कम्स। प्राइवेट प्लेसमेंट याद रखिएगा, करेक्ट है। सवाल आपको आएगा basis and does not include an offer of a specified securities made through public issue, है ना, made through public issue, right, bonus, employee stock options। उसके सिंपल ये प्राइवेट प्लेसमेंट है टू सेलेक्ट ग्रुप पर्सन, करेक्ट ना, ऐसे होता है। तो प्रेफरेंशियल में आपको पता है वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा, करेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, the issuer is required to comply with various provision defined by SEBI including pricing, disclosure in the notice, lock-in। जब भी प्रेफरेंशियल शेयर्स लेंगे तो लॉक इन होती है, ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल निकल गया, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए आपको अब हम इसका बुलेट पॉइंट बना करके आपको हम देंगे, वो बात सही है, फिर भी कुछ तो छूट जाते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स सेंटेंस होते हैं 25-50 एक पेज से, एक चैप्टर से, तो छूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। बुक पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, पेंसिल से मार्किंग करना सीखिए, इंपॉर्टेंट लगे मार्क कर लीजिए इसको, ताकि नेक्स्ट टाइम ये जरूर आपको याद हो जाए। ये सब सवाल आपको आएगा। आप बोलेगा सर इक्विटी रिसर्च में ये सब क्यों आ रहा है? 25 से 30 नंबर का सवाल आपको इधर से आती है, 70 नंबर का सवाल, 65 नंबर का सवाल आपको जो है सो वो एब्सोल्युटली इक्विटी रिसर्च से ही आएगा, लेकिन 25 से 30 नंबर का सवाल इस तरह के सिस्टम से भी आपको आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओएफएस हो गया, ऑफशोर ऑनशोर हो गया। सनोज जी, राइट ऑफर के बारे में थोड़ा 2 लाइन और शब्द बोलिए कि हाँ, राइट ऑफर 1:1 ऐसा नहीं है, वो कोई रेशियो से होता है।
वो ऐसा नहीं है कि जो जिसका पास 100 शेयर है उसका 100 मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसी टाइम कंपनी जो डिक्लेयर करेंगे उस हिसाब से वो मिलेगा 2:3, 1:4, लाइक बोनस जैसे होता है, राइट भी वैसे होता है। और एक है कि राइट, मेरा पास राइट ऑफर आ गया, उसका फॉर्म मेरे पास आ गया, मैं वो राइट को किसी का दे सकता है, वो राइट ऑफर किसी को हम दे सकता है, विथ प्रीमियम विदाउट प्रीमियम हम डोनेट कर सकते हैं। वो ऑफ मार्केट, नॉट इन मार्केट, मार्केट पे नहीं होता है, लेकिन प्राइवेटली वो राइट इशू, और बहुत सारा किसी का पास बहुत सारा राइट आ गया, उनका पास पैसा नहीं है वो राइट भरने के लिए, तो वो ये बेच सकता है प्रीमियम से। यही जो बोलना है बोल दिया मैंने। सही बोले। नहीं तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। हाँ। अभी राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं कि लेना ही है। नहीं सर, हेलो सर, हाँ। राइट शेयर ओनली तो वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको मिलता है। यस तो वो गिफ्ट और प्रीमियम से नहीं बेच सकता। that is for renounce yourself, sir. नहीं, अरे आप तो आपका फैमिली दूसरा मेंबर को दे सकता है, बाहर का फ्रेंड का दे सकता है, साइन करके आप बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल जो है ये आप जानकारी होना चाहिए। जो फॉर्म मिलेगी राइट की ना, हाँ, जो राइट का फॉर्म मिलेगा वहां पे कॉलम रहता है, आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखेंगे, आप चाहते हैं अप्लाई नहीं करना तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, फाड़ के फेंक दीजिए फॉर्म को। हेलो सर, उसके बाद उसको की वो वोटिंग राइट्स मिलेगा? हाँ, राइट्स नॉर्मल वोट शेयर्स होते हैं, वो वोटिंग राइट्स मिलेंगे आपको। और या आपने खुद अप्लाई नहीं करनी है, किसी को दिया है अप्लाई करने के लिए, किसी को नहीं, तो आप उसके फेवर में खुद साइन करेंगे। आपने इसको रिनाउंस कर दिया किसी के फेवर में, तो वो आदमी अपना साइन करेगा, अपना क्लेम करेगा, और आपने रिनाउंसिएशन का फॉर्म भर दिया। तो ये प्रोसेस होती है, ये आप करके किसी को भी। तो बाजार में क्या होता है, 20 रुपए का शेयर है मान लीजिए, आपको मिल रहा है राइट ऑफर 15 रुपए का, हम 18 में खरीद लिया आपसे, फायदा है आपको भी। आपके पास पैसे नहीं थे तो 15 क्यों लगाते आप? आपने कहा कि छोड़ो हटाओ, बहुत शेयर्स पहले ही पड़ा हुआ है और क्यों लगाना है, बेच देते हैं बाजार में। हमको 18 में मिल रहा है 20 का माल, हम कल बेच के निकल जाएंगे, 10% हमको फायदा हो रहा है, सीधी सी बात। नहीं तो ऐसे करते सेकेंडरी मार्केट। सर ये जो ट्रांजैक्शन होगा या ये क्या प्राइवेटली होगा? हाँ, ऑफ मार्केट ट्रेड करते हैं। ये फॉर्म मिलने के बाद आप उस फॉर्म को सेल कर रहे हैं। हाँ, और वो जो एप्रोप्रिएट वर्ड जो बोला ना, रिनाउंस जो बोलते हैं, रिनाउंस करते हैं, रिनाउंस करते हैं। व्हाट इज द रिनाउंस करते हैं, ठीक है। तो आपने जो फॉर्म मिलेगी वही फॉर्म को रिनाउंस करना है, करेक्ट ना, उसी फॉर्म को। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट का सारा कहानी हो गया। अब आप लिस्टिंग हो गई आपकी, आप ट्रेडिंग करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में हो गए। तो सेकेंडरी मार्केट आपको पता है, आप ऑन द मार्केट करें, ऑफ द मार्केट करें। ऑफ द मार्केट का मतलब क्या हुआ, आपने बेचा, हमने खरीदा, हम और आप एक दूसरे को जानते हैं, हम और आपने काउंटर पार्टी रिस्क लिया है, हमने और आपने प्राइस डिस्कवरी की है, आपने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक साइन किया, हमने खरीद लिया। तो ट्रांजैक्शंस तो होंगे आरएमटी के माध्यम से ही, लेकिन ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है। डोनेशन भी हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, प्राइस डिस्कवरी हम और आप करेंगे, हो सकता है कि हमने माफ कर दिया तो डोनेशन हो गया। हमने कहा 1 रुपया टोकन प्राइस हो गया, तो जो प्राइस डिसाइड करना है हमने और आपने करना है। ये हो गया ऑफ मार्केट ट्रेड, करेक्ट। बाजार में ऐसा ट्रेड होता है, यदि ये बड़े वॉल्यूम में होती है तो आरएमटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट सेबी को इन्फॉर्म करे, करेक्ट। जबकि आप स्टॉक मार्केट से ऑन मार्केट ट्रेड करते हैं और बड़े वॉल्यूम में भी ट्रेड करते हैं, तो आरएमटी सेबी को रिपोर्ट नहीं करता है। समझिए इस बात को। ऑफ मार्केट ट्रेड बड़े वॉल्यूम में होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बड़ा वॉल्यूम? नोबडी नोस। डिफरेंट स्टॉक के डिफरेंट फ्लोट होते हैं। यदि आप एक इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर्स का नाम बोले तो 2 लाख रुपया से कम का इन्वेस्टमेंट है तो उसको बोलते हैं रिटेल
इन्वेस्टर, है ना। तो 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑफ मार्केट में करते हैं, तो आरएनटी का दायित्व तो बनता है वो सेबी को बताए। हाँ, तो ये केयरफुल रखना है कि ऑफ मार्केट ट्रेड बड़े वॉल्यूम का करते हैं तो उसको रिटर्न में जरूर दाखिल कर दीजिए, नहीं तो बाद में ये आजकल एक फॉर्म सरकार ने बना दिया है, उसमें ये नजर आ जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन मार्केट ट्रेड में कोई चिंता नहीं होती है, बिकॉज ये तो प्राइस डिस्कवरी मार्केट में हुई है, इस पे आपने एसटीटी पे किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत आपकी नहीं होती है। करेक्ट। तो एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तो ऑन मार्केट हो गया, और ऑफ द मार्केट कर दिया तो ब्रोकर बाईपास करके आपने कर दिया। करेक्ट। अब यहाँ पे 5-6 वर्ड आपको मैं समझाऊं, ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, नोवेशन, एक है नेटिंग। ये 5 वर्ड आपको, पहले ट्रेडिंग, फिर नेटिंग, तब क्लियरिंग, तब नोवेशन, तब सेटलमेंट। ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 5 में कभी तकलीफ हो गई तो ऑक्शन 6ठा वर्ड हो गया। तो ये 6 वर्ड यदि आपको मालूम है, समझ में आती है, तो आप स्टॉक मार्केट का आर्किटेक्ट पूरा समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और फिर इसके बाद कोई आदमी चाहे बोलना तो जरूर बोलिएगा, है ना। इस पे सवाल आपको 1-2 नंबर का आता है, बहुत जगह आएगा, एनआईएसएम के 7 नंबर मॉड्यूल में, 8 नंबर मॉड्यूल में, 11 में, 21 में, सब जगह ये टॉपिक आती है, इसलिए यहाँ पे समझ लेंगे तो बहुत जगह काम हो जाएगा। ट्रेडिंग क्या है भाई? 2 आदमी, एक बायर एक सेलर, स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक मार्केट के बाहर, करेक्ट ना, बाइंग सेलिंग करते हैं थ्रू ए मैकेनिज्म ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्राइस। क्यों लिखा ये वर्ड मैकेनिज्म का वर्ड? क्यों? स्टॉक मार्केट पे करेंगे तो स्टॉक मार्केट में मैकेनिज्म क्या है? आप स्टॉक मार्केट जाते हैं, वहां पे ब्रोकर ने प्राइस कोट किया बिड का, किसी ने ब्रोकर ने पोस्ट किया प्राइस कोट किया आस्क का, बिड आस्क प्राइस में जो बेस्ट मैचिंग प्राइस होती है उस पर ट्रेड होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। कोई पूछे आपसे कि मैकेनिज्म वर्ड आपने बोला, मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर के माध्यम से आपने बिड बाय आस्क सेल का प्राइस कोट करते हैं। एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट प्राइस जो होती है, जिसमें मिनिमम स्प्रेड होता है, जीरो स्प्रेड होता है, वो प्राइस आपने उस पर ट्रेड हो जाती है। ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ। करेक्ट। ट्रेडिंग के बाद क्या होती है? इसके बाद सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, फिर से बोलता हूं। ट्रेडिंग का मतलब हुआ 2 क्लाइंट, 2 पार्टी, somebody has intent of buying shares, somebody has intent of selling shares। जब ये दोनों क्लाइंट्स, जब दोनों ये पार्टी स्टॉक एक्सचेंज पे या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जैसे ही बोलेंगे अरे हम तो स्टॉक मार्केट के बाहर ऑफ मार्केट ट्रेड किए, तो फिर यहाँ पे हमने और आपने मिलके प्राइस डिस्कवरी की है, यही है मैकेनिज्म। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म, यहाँ पे भी मैकेनिज्म होती है। हम और आपने निगोशिएट किया है, वर्ड क्या करेंगे? निगोशिएट किया है। जैसे आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो कहते हैं स्टॉक मार्केट पे, तो फिर वहां पे वर्ड बोलते हैं ऑक्शन किया है, निगोशिएशन, ऑक्शन। करेक्ट ना? तो आपने कहा कि नहीं मार्केट में गए, ऑक्शन प्राइस में कैसे ऑक्शन करवाया? तो आप बायर थे तो आपने बिड का कोट डाला अपने ब्रोकर के माध्यम से, हम सेलर हैं तो हमने आस्क का कोट डाला ब्रोकर के माध्यम से, जो मैच किया प्राइस मैकेनिज्म, जो मैच किया उस पर ट्रेड हो गई। नहीं तो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑन द मार्केट, ऑफ द मार्केट में आपको 2 वर्ड और मालूम चला। ऑक्शन कहां पे होती है, निगोशिएशन कहां पे होती है। जब आप स्टॉक मार्केट पे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्शन। और जब आप ऑफ द मार्केट ट्रेड करते हैं तो ऑफ द मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी होती है उसको बोलते हैं निगोशिएशन। करेक्ट? ट्रेडिंग हो गई। ट्रेडिंग होने के बाद में क्या होता है भाई? आज के दिन में लाखों बायर्स, लाखों सेलर्स और 4000 के स्क्रिप्ट, करोड़ों बायर्स, करोड़ों सेलर्स, है ना। इतना लोगों ने खरीदा, इतना लोगों ने बेचा। अभी क्या होगा? आज ट्रेड हुआ, इसको ट्रेडिंग डे बोलते हैं। T+0, T+1 को एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं नेटिंग। नेटिंग क्या होती है? जैसे नेटिंग का मतलब हुआ, हम समर्थ भारद्वाज रिलायंस 1000 खरीदे और शाम को 500 बेच दिए, तो नेटिंग का मतलब हुआ कि हमने 1000 खरीदा था शेयर्स ना, तो 1000 का पेमेंट देना था, और 500 शेयर खरीदा तो 500 का पेमेंट, सॉरी 1000 शेयर बेचा तो 1000 शेयर का पेमेंट मिलना था, और 500 शेयर खरीदा
तो 500 शेयर बेचना, 500 शेयर के पेमेंट करने थे, तो जो नेट इफेक्ट है उतना ही एक्सचेंज करनी है। करेक्ट ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड लाखों लाखों शेयर्स खरीदते हैं। अब म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड ने 1 लाख शेयर बेचा, कुछ 5000 लोग खरीदे होंगे शेयर्स, नहीं? तो म्यूचुअल फंड इतने शेयर्स खरीद बिक्री होती है तो कितना क्लियरिंग लगेगा? तो नेटिंग का मतलब हो गया, म्यूचुअल फंड बोलती है स्टॉक एक्सचेंज को, साहब मैंने 1 लाख शेयर खरीदा है और 5000 लोग खरीद बिक्री किए हैं, क्या करना है? का चिंता मत करो, तुमको बस एक ही क्लियरिंग लगानी है मेरे साथ। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वहां पे खड़ा होता है ना, तो ये बीच में आ जाता है। ये क्या करता है, जो भी क्लियरिंग लगानी है वो सबको इकट्ठा करके बोलता है एक एक क्लियरिंग लगाऊंगा, मैं सबसे निपट लूंगा अलग अलग। नेटिंग, इससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। पहले T+30 था, जब रोलिंग सेटलमेंट आया जब T+5 हो गया, घटते घटते T+2 पे हो गया है, अभी T+1 का भी प्रयोग करने जा रहे हैं। नहीं, तो कहने का मकसद ये है कि नेटिंग होती है T+1 डे में, फर्स्ट डे को होती है, और इसमें ट्रांजैक्शंस को जो वॉल्यूम है उसको नेट किया जाता है, ग्रॉस नहीं, नेट। ग्रॉस मतलब क्या हुआ, खरीद का अलग सौदा लगेगा और सेल का अलग सौदा लगेगा, लेकिन नेट का मतलब हुआ खरीद और बेच दोनों को मिला करके जो नेट होता है उसी का ही सौदा लगेगा। नेटिंग हो गया, T+1 को हो गया। अभी T+1 को सौदा लग गया तो मैंने कहा ना कि बीच में एक आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो बोलता है म्यूचुअल फंड को चिंता मत करो, तुमने जितने लोगों को बेचा है उसको तुम भूल जाओ, मैं हूं ना, तुम खरीदे हो तो मैं शेयर दूंगा, तुम बेचे हो तो मैं पैसा दूंगा, मैं दूंगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि इसने काउंटर पार्टी रिस्क ले लिया अपने माथे पे। ये है म्यूचुअल फंड और इधर है इन्वेस्टर, है ना, हम और आप हैं। म्यूचुअल फंड बेचा, इसमें से किसी ने घोषणा पेमेंट नहीं करे, ये नहीं करेगा, चिंता नहीं करो, ये बोलता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है साहब तुमने जो भी खरीद बिक्री की है म्यूचुअल फंड ये है, मैं तुमको दूंगा। काउंटर पार्टी रिस्क इन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेता है, इसको बोलते हैं नोवेशन। द ट्रांसफर ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड नोवेशन। नोवेशन तो ट्रेडिंग, क्लियरिंग, नोवेशन, 3 काम हो गया। अभी T+2 को मॉर्निंग 9:30 में आप पेजिंग लगाते हैं। ट्रांसफर ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क टू ए थर्ड पार्टी कॉल्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड नोवेशन। नहीं, ट्रांसफर ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क बिटवीन 2 पार्टी on a trade that happens on a stock exchange, if transferred to a third party called clearing corporation, this process is called novation. नहीं, आप खरीदे हम बेचे, आप कौन हमको नहीं मालूम, हम कौन आपको नहीं मालूम, लेकिन शेयर्स मिल जाते हैं हमारे आपके आपस में। कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है। वो क्या बोलता है, हम खरीदार हैं शेयर्स के, वो बोलता है चिंता मत कर, मैं शेयर तुमको दूंगा। आप बेचने वाले शेयर्स थे, आपको बोलते चिंता मत करो, मैं दूंगा पैसा तुमको, मेरा काम है पैसा देना। और हमको बोलता है मेरा काम है शेयर्स देना, बिकॉज आई डू नॉट नो यू, यू डू नॉट नो मी। ये थर्ड पार्टी जो होता है जिसने गारंटी लिया है, हर ट्रेड का सेटलमेंट गारंटी लिया कौन? वो लिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इस प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क इज कॉल्ड नोवेशन। क्लियर? क्लियर। तो नेटिंग मालूम हो गई, नोवेशन मालूम हो गया, अब लगाएंगे क्लियरिंग, है ना। क्लियरिंग कैसे लगाएंगे? हमने लगाया T+2 डेज, ट्रेड डे T+1 में तो हो गया नोवेशन और नेटिंग हो गया। T+2 में जाते हैं तो पहले आपको बोलते हैं कि साहब जितना शेयर्स जिन लोगों ने बेचा है उनके शेयर्स को पुल कीजिए। कौन करेगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मॉर्निंग में 9:30 में। अच्छा, जितने लोगों ने शेयर खरीदा है उनसे पैसे उठा लीजिए। तो मॉर्निंग 9:30 to 11:30 डिफरेंट साइकिल ऑफ रोटेशन होता है, इसमें शेयर्स और स्टॉक उठाए जाते हैं। क्लियरिंग लगना शुरू हो गया और 1:30 to 3:30 के बीच में जिनको शेयर देना है और जिनको पैसे देना है वो ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। इसको बहुत लोग बोलते हैं पे इन एंड पे आउट। करेक्ट ना? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो 5 बात समझ गए, ट्रेडिंग, नेटिंग, नोवेशन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। और मान लीजिए सेटलमेंट नहीं हो पाया, कोई कारण से पैसे नहीं थे, शेयर्स नहीं थे, करेक्ट ना, तो ऑक्शन में चला जाएगा। कभी कभी ऑक्शंस टेक्निकल भी होते हैं, है ना, ग्लिच होता है।
कभी कभी ऑक्शन से पॉजिटिव ऑफ फंड्स भी होते हैं, लेकिन ऑक्शन का मतलब हो गया पेनल्टी का भी प्रोविजन होगा। 20% महंगा 100 रुपए का शेयर्स अभी 120 का लगेगा या 80 का भी लग सकता है। मतलब क्यों 80 का लगेगा? आपने शेयर खरीदा है तो आपसे 80 रुपए में ही मैं शेयर दे दूंगा। आपने शेयर बेचा है, सॉरी आपने शेयर बेचा है तो 80 रुपए में ही आपको पेमेंट देंगे, 20 रुपया काट लेंगे आपका। यदि आपने शेयर खरीदा है, आपने शेयर बेचा है तो कम देंगे, और शेयर खरीदा है नेचुरली आपको फायदा देना है तो 80 रुपए में ही आपको शेयर अलॉट कर देंगे। करेक्ट ना? तो ये 20% प्लस इसके ऊपर में और पेनल्टी लगती है, उसके अलग अलग रेट होते हैं, डिलेज के अलग रेट होते हैं। तो ये ऑक्शन हो गया। सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुई, आपकी गलती है तो ऑक्शन में जाएगा T+5 को ये सेटलमेंट। तो 6 चीज याद रखिएगा, इस पे सवाल 1-2 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं। करेक्ट? एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये सब लोगों को पता है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी क्लियर है, बहुत बार पढ़ चुके। डिपॉजिटरी कोई दिक्कत नहीं हुई। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या हो गया? आज के वक्त में जहां हम स्टॉक रखते हैं, हम कौन है? हम कंपनी है। हमने जहां पे स्टॉक का इलेक्ट्रॉनिक डाटा तैयार किया है उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। लेकिन बाजार में डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में एक और इंटरमीडिएरी है, उसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपना अकाउंट खोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का अकाउंट होता है किसके पास में? डिपॉजिटरी के पास में। जैसे हमने अकाउंट खोला कहां पे? स्टॉक होल्डिंग में। स्टॉक होल्डिंग ने अकाउंट कहां खोला? CDSL में। नहीं तो स्टॉक्स जो है रिलायंस के, वो मान लीजिए CDSL में रखे हुए हैं। मेरे जो डीपी अकाउंट है, डीपी अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट, वहां पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट कहां हो रही है? एक्चुअली शेयर्स कहां है? NSCL CDSL में, है ना? ऐसा आपको मिरर इमेज बनता है। एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। यदि इतना ही सेफ था, यदि इतना ही सेफ था कि सारे शेयर्स इन डिपॉजिटरी के पास में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास में खाली रिकॉर्ड बुक है, मिरर है, कुछ नहीं है, तो ये कार्बी ने कैसे शेयर्स के घोटाले कर दिए? क्या मैकेनिज्म था बताइए तो। यार क्या पूल अकाउंट में था क्या? कार्बी ने क्लाइंट के शेयर जो उसके एग्रीमेंट के साथ थे उनको प्लेज कर दिया था बैंक में। हम जब भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो ट्रेडिंग साथ में नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल लेते हैं उनके साथ का। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब खोलते हैं तो वहां पे हम एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर देते हैं, कभी कभी जानते हैं, कभी कभी अनजाने में, अधिकतर अनजाने में करते हैं। वो क्या है पावर ऑफ एग्रीमेंट? वो ये है कि साहब जब हम स्टॉक खरीद बिक्री करेंगे तो मेरे पास बार बार दौड़ के मत आना डिलीवरी स्टेशन को साइन करवाने के लिए। आपको मैं अधिकार देता हूं कि मेरे अकाउंट से आप पैसा निकाल लेना, आप मेरे अकाउंट से आप शेयर्स निकाल लेना, आपको अधिकार देता हूं, है ना? पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है आपने। ट्रेडर्स ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे है उसको दिया कहां से? डीमैट अकाउंट से। तो क्या हुआ? कार्बी ने, सब लोग साइन करते हैं, हम भी आप भी सब लोग करते हैं साइन, 30 पेज का होता है, कौन पढ़ता है? सब साइन करते हैं। कार्बी ने क्या किया? कार्बी ने कहा मेरे पास में तो सबका एग्रीमेंट है ही कि जब आपको दरकार पड़ता है हमारे लिए, आप हमारे वो जो डिपॉजिटरी अकाउंट है, डीपी अकाउंट है, उससे शेयर्स निकाल लीजिए और बेच दीजिए, क्योंकि हमने बोला आपको। बस शेयर्स बेचे या नहीं बेचे, इस केस में बेचे नहीं, वो चुपचाप शेयर्स उठा लिया, उठा के ट्रांसफर कर दिया कहां पे? कार्बी के पूल अकाउंट में। यहां तक लीगल था। इलीगल क्या हुआ कि बिना मेरे इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन कहां से आती है? हम सेल्स करते तभी ना आप लेते, हमने कुछ नहीं किया, हम घर में सोए हुए थे, उसने सिंपल उठा करके शेयर्स अपने पूल अकाउंट में ले लिया। जब पूल अकाउंट में शेयर्स आ गए तो ये कार्बी के शेयर्स जैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। करेक्ट ना? कार्बी ने कहा कि साहब बैंक को कि साहब मेरा ये प्रोप्राइटरी अकाउंट में है पैसा, ये शेयर्स है। व्हाट इज प्रोप्राइटरी अकाउंट? कार्बी के अपने पैसे भी होते हैं, कार्बी के अपने शेयर्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी अकाउंट। और हमारा क्या हो गया? हम हमारा क्लाइंट अकाउंट हुआ हमारा। तो क्लाइंट अकाउंट के अलग खाता होता है, प्रोप्राइटरी के खाते अलग होते हैं। जो पूल अकाउंट हो गया, उसने पूल अकाउंट में दिखा दिया कि ये मेरे प्रोप्राइटरी अकाउंट के पैसे के शेयर्स हैं। कितना है? 5000 करोड़। हमको लोन चाहिए,
चले गए एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI के पास में, कहा कि लो शेयर प्लीज कर देते हैं और पैसे दो, है ना। पैसे उठा के बाजार में लगाना शुरू कर दिए, बाजार गिर गई। जब बाजार गिर गई, दाम घट गया, तो बैंक बोला भाई पैसे दो, नहीं तो शेयर बेच दूंगा तुम्हारा। ये कहा कि साहब पैसे नहीं थे मेरे पास में, कहा शेयर बेच दूंगा, कहा बेच दो, मेरे शेयर भी नहीं थे वो। नहीं, तो बैंकों ने शेयर बेच दिए, और बेच दिए तो कार्बी ने हाथ खड़ा कर लिया, बोला मैं पेमेंट नहीं करूंगा। अब लोगों को मालूम चला कि साहब उनका जो डीमेट अकाउंट का शेयर था वो तो निकल चुका है। इसलिए यदि आप POA देते हैं तो जब भी आपका शेयर्स ट्रांसफर होता है डिपॉजिटरी से, एक SMS आपके पास आती है, ध्यान रखें। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और SMS आ गई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, तुरंत कॉल करके बोलना है कि साहब ये क्यों। ये तो चीटिंग है ना। हाँ, एकदम चीटिंग है, फ्रॉड है। तब सर तो अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन ना करना चाहे, लेकिन यदि पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं करते हैं तो जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे फिर आपको तुरंत दौड़ करके स्लिप भरनी पड़ती है, वो भी एक झंझट का काम हो गया। सर बहुत सारे ऑनलाइन ब्रोकर तो बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के डीमैट अकाउंट खोलते ही नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट। वो इसलिए कि सुविधा होती है, काम ही नहीं सुविधा होती है करते। क्योंकि फिर कौन बार बार दौड़ के जाएगा, फिर यदि नहीं बार बार दौड़ जाएगा तो शेयर आपका बाउंस कर देगा, तो फिर ऑक्शन में चला जाएगा। ऑक्शन में जब जाती है शेयर्स तो आपको फिनेंशियल लॉस होते हैं, वो अलग चीज है, ब्रोकर पे पेनल्टी पड़ जाती है। इसलिए वो बिना POA के अकाउंट खोलना पसंद भी नहीं करते और करते भी नहीं है। सर बट अभी तो अच्छा, अगर बिना शेयर ऑप्शन पे जाते, फिर से बोलिए। आप प्लीज पूछिए सर। नहीं सर, अभी तो बिना OTP ऑथेंटिकेशन के शेयर प्लेस नहीं कर सकते ना हम। बिना OTP ऑथेंटिकेशन के अगर कोई भी शेयर मेरे अकाउंट का कोई प्लेज करना चाहता है तो मैं, मेरे फोन पे OTP आएगा या मेल पे आएगा, उसके थ्रू ही कर सकते हैं उसको। सही बात है, लेकिन इस केस में क्या किया कार्बी ने शेयर्स ले लिया अपने अकाउंट में ना, तो OTP उसके पास गए, है ना। ये बैंक को क्या पता कि आपके शेयर्स हैं कि किसी क्लाइंट के ट्रांसफर किए हुए शेयर्स, बैंक को तो पता जिसके अकाउंट में है उसको OTP भेज दो, प्लेज हो गया। तो ख्याल रखना है इस चीज का। ओके, ये एक लाइन यहाँ है, सब ब्रोकर इज एन एंटिटी हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। सवाल आता है बार बार। सब ब्रोकर इज एन एंटिटी हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज बट हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक ब्रोकर, है ना, एज एन एजेंट फॉर असिस्टिंग है। तो याद रखिए, सवाल हमेशा आएगा, बहुत गलती इसमें होती है ना। दे आर नॉट मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज, कौन होता है? ब्रोकर। सब ब्रोकर इज ए मेंबर बॉडी ऑफ ए ब्रोकर, इसलिए जो एक्सचेंज का नियम है वो सब ब्रोकर पे लागू हो जाती है, लेकिन जो एक्सचेंज का मेंबरशिप बोले सब ब्रोकर के ऊपर में तो नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, आइए अब ये देख लीजिए, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल नहीं आता है, बस केवल कॉन्सेप्ट के लिए। सेबी रजिस्ट्रेशन टू ए ब्रोकर इज ग्रांटेड बेस्ड अपॉन ए फैक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, मैन पावर, इक्विपमेंट, है ना, एक्टिविटीज, पास्ट एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी मार्केट, ये सब कुछ होने से सेबी रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो ये है ना। अच्छा, सब ब्रोकर को ही हम लोग AP बोलते हैं आज के वक्त में, ऑथराइज्ड पर्संस। दे रिप्रेजेंट ऑन दे सब ब्रोकर में अपॉइंट वन और मोर ऑथराइज्ड पर्सन for obtaining a specific approval and after obtaining a specific approval from a stock exchange, है ना, AP बोलते हैं इसको, है ना। इसी को सब ब्रोकर बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ सब ब्रोकर इसको बोलते हैं। कस्टोडियन आपको मालूम है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैंने बता दिया आपको, क्लियरिंग बैंक बता दिया, मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर कौन हुए? जो आपके IPO में आपको मदद किया था, है ना, IPO मार्केट में जो आपको, इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलिए, मर्चेंट बैंकर, दोनों का एक ही नाम होता है ना। अमेरिका में इसको इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलते हैं, यूरोप में इसको मर्चेंट बैंकर बोलते हैं, दोनों का नाम एक ही है, करेक्ट ना। तो इन्वेस्टमेंट मर्चेंट बैंकर आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी एंड एक्ट एज इशू मैनेजर्स वगैरह वगैरह, है ना। सर वो अभी क्या बोलते हैं, एसोसिएट बता ना, वापिस कीजिए तो। AP को, हाँ, AP को, AP में अभी ऑडिट होता है, हर साल 5,000 देना पड़ेगा, ऐसा कुछ आया है। फिर से बोलिए एक बार। ऑडिट करवाना पड़ेगा, ऐसा कॉल आया था अभी कल या परसों ही।
अच्छा, कल या परसों आया है तो हम अपडेटेड नहीं है, लेकिन इतना मानता हूं कि एपी बनने के बाद यदि एक वॉल्यूम से ऊपर का ट्रांजैक्शंस आप करवाते हैं तो बहुत सारे आपके रिक्वायरमेंट बढ़ जाते हैं। ये तो पता था। हो सकता है ये ऑडिट के बारे में जो है आप बता रहे हैं तो ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि एपी लेवल का भी मार्केट बहुत बड़ा हो गया है तो पॉसिबल है। ये हमको अपडेटेड नहीं इसके बारे में कि एपी का ऑडिट भी शुरू हो गया है। अभी तक तो एपी का ऑडिट नहीं होता था, लेकिन ये लिखते हैं कि यदि एपी के पास में मल्टीपल ऑफिसेस हो, नंबर 1, नंबर 2, एपी के पास में नंबर ऑफ स्टाफ इतनी से ज्यादा हो, या एपी का मंथली ट्रांजैक्शन या वेटेड एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन इतना से ज्यादा हो, तो एपी हैज टू कंप्लाई विद द ट्रेडिंग नॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। ये नियम है, उसमें ऑडिट भी ऐड हो गया होगा, पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके नहीं, बट वो सर्टेन वॉल्यूम पे ही हुआ होगा। सबके लिए स्वीपिंग आई डाउट, क्योंकि अभी उतना नेटवर्क ही नहीं है। ऑडिट कराने के लिए आपको ऑडिटर्स भी तो चाहिए, उतने ऑडिटर्स नहीं है बाजार में, नहीं, इसलिए सर कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर में। बट ये अभी क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज अभी तो अपडेट नहीं हुआ है बुक में। करेक्ट। ऑल एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर वुड माइग्रेट टू बिकम एपी और ट्रेडिंग मेंबर। देखिए एपी का फायदा क्या होता है समझिए। एपी होने से आपको बहुत सारा जो एग्जाम एनआईएसएम का है ना, वो आप बाईपास कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग। यदि आपको जैसे बहुत लोग को एनआईएसएम 8 करना है, 7 करना है, 10 करना है, 15 करना है, 21 करना है, ये सब करना है ना, तो 15-21 तो खैर कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन 10 तक कंपलसरी है। तो ऐसे एग्जाम पास करके ही लाइसेंस मिलती है। लेकिन यदि आप एपी हैं तो सीधा वो सीपी पोड़ा में बैठ जाइए और लाइसेंस मिल जाती है। यदि आप एपी हैं तो सीधा सीपी में बैठिए और आपको लाइसेंस मिल जाएगी। करेक्ट ना। तो ये सर दोबारा से बताइए सर, एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि मतलब वी बीइंग एपी फॉर अ स्पेसिफिक ब्रोकर, तो मतलब उसमें कौन कौन से एग्जाम में एग्जम्पशन मिलेगी हमको? आपको मिल जाएगा 2 नंबर मॉड्यूल करेंसी डेरिवेटिव में, उसके बाद आपको मिल जाए 1 नंबर मॉड्यूल करेंसी डेरिवेटिव में, फिर मिल जाएगा 7 नंबर एसओआरएम में, 8 नंबर कहते हैं इक्विटी डेरिवेटिव में, 5 नंबर म्यूचुअल फंड में और 10A 10B में। इतना में एग्जाम को माफी दे दिया है। सीधा आप सीपी में अपीयर होइए और आप अपना ले लीजिए सर्टिफिकेट। इतना सीपी आप, इतना सर्टिफिकेट आप बाईपास करके दे सकते हैं। एपी इसी कारण से मिसयूज होने लग गया, तो सेबी फिर बाद में एपी को भी टाइट किया है इसी कारण से। मगर अभी फिर भी इतने सारे एग्जाम तो सर उसको वो बाईपास हो ही रहे हैं ना अभी जैसे होता क्या है, नियम तो अभी भी वही, बदला नहीं है नियम, लेकिन ऑपरेशनली क्या हुआ केस ऐसा कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक जगह का एक कंपनी ने आंख मूंद के 400-500 एपी बना दिया। ठीक है। और 400-500 सीपी बना दिया, उसके सबको एनआईएसएम थाईवे सीपी करवा करके एआरएन दे दिया। अभी ये बात जब मालूम बाजार में तो मालूम चल जाती है ना, तो दूसरा म्यूचुअल फंड ने सेबी में कंप्लेन कर दिया कि सर ये जो एआरएन बना रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। कैसे साहब, जो आदमी ठीक है सेल्स कर सकता है बट वो एग्जाम पास करने के पोजीशन में नहीं है, उसको क्या करते हैं, उसको एपी बनवा करके एनआईएसएम थाईवे करवा माइनस करवा करके सीपी से निकलवा के अब वो उनका लॉयल हो जाता है, तो उनका सेल्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो सेबी नियम नहीं बदली है, लेकिन सेबी एक्सचेंज को बोल दिया जो सीपी करवाते हैं कि एपी का कोई केस आएगा ना तो चिट्ठी मांगना। ठीक है। चिट्ठी जहां से बोलना शुरू किया सब चुपचाप है। तो अभी क्या है कि अभी एपी अप्लाई करते हैं सीपी के लिए तो बड़ी झमेला हो रहा है। नियम लेकिन है। गॉट इट सर। करेक्ट ना। तो एक से एक तेज तर्रार लोग बाजार में हैं। करेक्ट ना। कस्टोडियन क्लियरिंग करो, सेबी नियम बनाई थी इस चीज, लेकिन जहां पे नीड बेस्ड होगा 2 महीने में 500 एआरएन होल्डर तैयार करके दिखा दिया। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्लियरिंग बैंक, मर्चेंट बैंकर्स, ये क्लियर। अंडरराइटर्स पता है आपको, इसमें सवाल आता है। अंडरराइटर्स आर इंटरमीडियरी इन द प्राइमरी मार्केट who undertake to subscribe any portion of public offer of a security which may not be bought by the investors. इसके एक फीस मिलते हैं, है ना, अंडरराइटिंग का।
तो ये खास ख्याल रखिएगा, है ना। इसी में दो वर्ड होता है, हार्ड अंडरराइटिंग, सॉफ्ट अंडरराइटिंग। तो सॉफ्ट अंडरराइटिंग इज द कमिटमेंट गिवन वंस द प्राइस इज डिटरमाइंड। जब प्राइस मालूम हो गया बुक बिल्डिंग मेथड से, फ्लोर प्राइस, तब जो अंडरराइटिंग करते हैं उनको मालूम है साहब इस प्राइस पे बाजार में आना है कि नहीं आना है, लोगों को सॉफ्ट हो गया। और यदि ब्लाइंड अंडरराइटिंग कर रहे हैं, प्राइस नहीं मालूम है, उसी स्टेज पे आपने अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तब ये हार्ड अंडरराइटिंग में तो ज्यादा पैसा मिलता है, कमीशन ज्यादा मिलती है इसमें, है ना। तो हार्ड अंडरराइटिंग एंड सॉफ्ट अंडरराइटिंग होते हैं। द शेयर्स दैट डबल फंड, है ना। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ठीक है, हटाइए। म्यूचुअल फंड तो खैर आप लोग मालिक ही है, उसमें बोलना नहीं। इंश्योरेंस कंपनी के भी आप मालिक हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, ये सब क्या है, हेज फंड्स, ये सब क्या है, दीज आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दे आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। इनका काम क्या है, इन्वेस्टर के पैसे को अपने पास डिफरेंट पॉलिसी स्कीम्स में लाना है और यहां से फिर इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सॉरी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, है ना। तो पेंशन फंड का इंडिया पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस को आईआरडीए करता है, म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है। सारे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो होते हैं उसको भी आज के वक्त में आरबीआई रेगुलेट करता है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो भी होंगे, यदि वो लिस्टेड हो गया तो सेबी का भी रूल हो जाता है, नहीं। तो ये अब नियम बना दिया, पहले ये नियम नहीं था, इसलिए चिट फंड ने बहुत घोटाला किया ना। चिट फंड घोटाला क्यों करता था, क्योंकि चिट फंड न कंपनी एक्ट में अपने को क्वालिफाई करने देती थी और न ट्रस्ट एक्ट में, ये थी सोसाइटी एक्ट में। अभी सोसाइटी एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस जमाने में न सेबी का रोल था न आरबीआई का रोल था, नियम ही नहीं थे। अभी सेबी आरबीआई को मालूम भी होता है, चिट्ठी भी देगी तो इतना पावरफुल था वो संस्था कि उसका गार्ड जो है ना बार में वही फाड़ देगा कागज सेबी का, डर ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी एक्ट में बना हुआ वकील साहब खड़े हैं उधर कोर्ट में। तो लोगों के पैसे लिए चंपत हो गए, बहुत सारा टेक्निकल बात, हम लोग सेबी को बहुत गाली देते हैं। सरकार ने नियम चेंज किया 2-3 साल पहले, तब बोला कि साहब सोसाइटी एक्ट हो, एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ट्रस्ट एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं है। यदि आपने 200 से ज्यादा लोग से बोरोइंग किया तो मैंडेटरी आप आरबीआई के कंट्रोल में हैं, यू आर जस्ट लाइक एन एनबीएफसी। और यदि उसको आप लिस्टिंग करना चाहते हैं तो सेबी के भी कंट्रोल में आप आ गए। तो अभी ये 200 नंबर्स जो डाल दिया है कंपनी एक्ट 2013 के अमेंडमेंट के बाद में, उसके बाद में ये नियम बनी 2017 में बनी, 16-17 में बनी आई थिंक, इसके 2017। तो इसके बाद जो है सो अब चिट फंड को पैसा रेज करने में फिलहाल तो दिक्कत है। अब देखिए कुछ नया कानून निकाले, रास्ता निकालेगा दांव पेच तो फिर कर लेगा। तो सर अभी भी जो लोग चिट फंड लगाते हैं, मतलब जिन्होंने 5-6 कंपनी अपना वो कमेटी जो सो कॉल्ड चलाते हैं, वो तो उनको आरबीआई के पास रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी कोई भी कर सकता है, आज के दिन भी शुरू कर सकता है वो। नहीं, यदि कोई अभी 200 से बेसी लोग से पैसा बोरोइंग कीजिएगा तब तो आपको पूरा प्रोसेस वही कंप्लीट करनी पड़ती है जैसे कोई भी कंपनी कर रही है। तो पब्लिक प्लेसमेंट हो गया। पब्लिक अगर 200 से नीचे है तो 200 से नीचे तो मतलब कोई रेगुलेशन नहीं आएगी, तो फिर तब उसके लिए कोई सरकार का रेगुलेशन नहीं है। वो प्राइवेटली आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी को धोखा दिया तो आदमी केस करेगा, रिकवरी करवाएगा, यही उसका। गॉट इट सर, थैंक यू। 200 से ऊपर लोगों से यदि बोरोइंग करते हैं तो ये विदाउट एनी डिफिनेशन, विदाउट एनी कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट, इट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। तो सेबी का भी रोल है, आरबीआई का भी रोल हो जाता है। ठीक, मतलब जो भी आपका सीए है, सीएस है, वो बोलेगा सर हो ही नहीं सकता है, हम साइन कैसे करेंगे, मेरा तो कैंसिल कर दीजिएगा। क्योंकि नियम है कि यदि 200 से ज्यादा लोगों से बोरोइंग हो रही है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन का ये लिस्ट पूरा कीजिए आप, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी थोड़ा सा ये मार्केट थोड़ा शांत हो गया है चिट फंड वाला दिन। तो चिट फंड तो कमाल करके दिखा दिया था। यहाँ पे 3 वर्ड है, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, है ना, एंजल इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये सब जो 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड होते हैं प्राइवेट बोरोइंग्स में यूज करते हैं, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स। हेज फंड्स
प्राइवेट इक्विटी में भी आती है, पब्लिक इक्विटी में भी आती है, ऐसी बात नहीं है। हेज फंड्स हेज फंड्स का मतलब क्या हुआ? हेज फंड का मतलब हुआ कि किसी पर्पस के लिए आपने फंड को इकट्ठा किया है, दैट इज रॉन्ग। हेज का मतलब होता है रिस्क कम करना। हेज का मतलब रिस्क कम करना। हेज फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल that pools capital, just like mutual fund, just pool capital from a number of investors and invest across different asset class. तो इंडिया में हेज फंड पॉपुलर नहीं है, इंडिया में अपना हेज फंड कुछ भी नहीं है। ये फॉरेन से हेज फंड्स आते हैं, मतलब वहां से पैसा वो बोरो करते हैं। फिर आप बोलेंगे सर बाहर से पैसे यहाँ बोरो होकर क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर को अकेला इन्वेस्टमेंट करना हो इंडिया में तो बड़ी मुसीबत, बहुत मुसीबत है। कितना कंप्लायंसेस होगा? बहुत कंप्लायंसेस, केवाईसी से लेकर हर चीज का। तो वो क्या करता है कि जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड, जैसे हमारा इंटरनेशनल फंड हो गया, उस शायद उसको वो लोग हेज फंड बोल सकते होंगे, वैसे ही वहां पे ये बहुत सारी कंपनियां हैं, वो पैसा उनसे इकट्ठा कर लेती है। इंडिया में जब आती है तो उसको हम बोलते हैं हेज फंड। इंडिया में जब आती है उसको हेज फंड, वहां पे भी लोग बोलते हैं हेज फंड। उसको हेज फंड्स पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल। बड़ी पैसा लेकर के आते हैं, वोलेटिलिटी बाजार में बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बाजार में बढ़ जाती है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में इन एंड आउट होता है, तो दे आर क्वाइट पॉपुलर इन द मार्केट, हेज फंड। एआईएफ जब पढ़ेंगे, पीएमएस में पढ़े हुए, एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वहां पे पढ़े होंगे, तो उसमें क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, वहां पे भी जिक्र हेज फंड का आता है। नहीं तो ये होते हैं बाजार में पैसा रेज करके इन्वेस्टमेंट करने का। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी आर स्पेसिफिकली फॉर ए प्राइवेट बोरोइंग्स। आपकी स्टार्टअप है, आपका प्राइवेट बोरोइंग करने का मन है, तो डिफरेंट स्टेज ऑफ कैपिटल, डिफरेंट स्टेज ऑफ कंपनीज के लाइफ में आपको पैसे रेज करने, इसका नाम क्या हुआ? जैसे बहुत अर्ली स्टेज पे आपको पैसा चाहिए, कौन लगाएगा? हर का पैसा प्यारा है, एकदम अर्ली स्टेज, आपके पास जस्ट आइडिया आया है, अभी कौन लगाएगा उसको? एंजल इन्वेस्टर। हाँ बोलिए। एंजल इन्वेस्टर, हाँ, उसको एंजल बोलते हैं। ये परिपाटी, ये कन्वेंशन है कि साहब इस स्टेज में अब कंपनी आपकी ठीक ठाक चल रही है, कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी चाहता है कि साहब अपने थोड़ा सा बड़ा पूंजी ले, मीडियम स्टेज। इस जगह पे रिस्क तो है, तो पैसे भी लगाने वाले आते हैं, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। रिस्क यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड क्यों है? बिकॉज कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का एक प्रोडक्ट तो बाजार में है, अभी आइडिया नहीं है, प्रोडक्ट भी आ गया बाजार में। तो ऐसे स्टेज में जब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो पैसा, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। कंपनी थोड़ी और पुरानी होगी और आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, स्टेज वही होगा जो कि वेंचर कैपिटल का है, लेकिन पैसा की क्वांटिटी बड़ा चाहिए, तो इस स्टेज पे प्राइवेट इक्विटी नाम दिया गया। इसके बाद बोलते हैं और बड़ा पैसा चाहिए, तब बोलते भाई अब 1, 2, 4 आदमी से नहीं होगा, आपको चाहिए थी 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपया, बाजार जाइए, तब पब्लिक बोरोइंग हो गया। इसी को आईपीओ बोलते हैं। नहीं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्राइमरी मार्केट, वो जो होती है वो प्राइवेट इक्विटी के बाद का स्टेज होता है। नहीं, तो ये सब डिफरेंट स्टेज में ये पैसे लागू हो जाते हैं। एआईएफ क्राइटेरिया है ना, 3 हाँ ये लिखा हुआ है। कैटेगरी 1 में स्टार्टअप, अर्ली स्टेज वेंचर्स और सोशल वेंचर्स, एसएमई, इन सबको हम बोलते हैं कैटेगरी 1 का इन्वेस्टमेंट। नहीं, कैटेगरी 2 में जब आते हैं तो इस स्टेज पे थोड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हमारे कैटेगरी 2, और जो बाकी बच गए हैं वो सब कैटेगरी 3 में आते हैं। करेक्ट। ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड के पैसे जो होते हैं, है ना, हम लोग सैलरी में कटवाते हैं 12%, तो एनपीएस के पैसे, ये सब इन्वेस्टमेंट होते हैं। फैमिली ऑफिस, ये इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। जो लोग ट्रस्ट बनाते हैं, अभी तो खैर थोड़ा काम कम हो गया है, सरकार ट्रस्ट एक्ट को रिवाइज करवा रही है। फैमिली ट्रस्ट होती है, प्राइवेट ट्रस्ट होती है, पब्लिक ट्रस्ट होती है, करेक्ट ना? तो जो प्राइवेट ट्रस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फैमिली ऑफिस। जैसे बिरला का इतना पैसा है, तो बिरला क्या बेवकूफ है? बहुत समझदार है। टाटा क्या बेवकूफ है? टाटा एंड सन्स क्या है? वो तो एक ट्रस्ट है ना। इतना शेयर्स है टेस्का, टेल्को, फलाना ठिकाना का, कहाँ पे है? किसी के नाम पे तो कम शेयर्स है, जो शेयर्स टाटा सन्स में पड़े हुए हैं। और टाटा सन्स क्या है? फैमिली ऑफिस है, प्राइवेट ट्रस्ट है। नहीं, और उसमें उसके यूनिट्स इन लोगों ने ले रखे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अभी केवाईसी कंपलसरी कर दिया है, और केवाईसी कंपलसरी होगा तो आपको पता है एक चीज ना, यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी क्या बोलते हैं,
यूबीओ अल्टीमेट बेनिफिशियरी पर्सन है, यूबीपी ऐसे बोलते हैं ना, अल्टीमेट बेनिफिशियरी पर्सन लिखना पड़ता है कि इस आदमी को बेनिफिट होता है इस शेयर से, इसलिए हम, क्योंकि पहले क्या होता था केवाईसी पब्लिक ट्रस्ट का, फैमिली ऑफिस का, बेनिफिशियरी कौन है पता नहीं, अब गबन किया, चोरी किया, किसको पकड़ेगी सरकार, मुश्किल था। तो जब से पीएमएल एक्ट आया तो उसने बोला कि साहब ट्रस्ट में ऑनरशिप हिडन हो सकती है, ट्रांसफरेबल हो सकती है, तो ऑनरशिप हिडन होगा, ट्रांसफरेबल होगा, तो डिस्प्यूट डिबेट सब होगा, हटाओ। बेनिफिशियरी कौन है वो बता के रख लो, हमको पकड़ना होगा बेनिफिशियरी को, है ना, पकड़ लेंगे। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी पर्सन केवाईसी करवाते हैं आप म्यूचुअल फंड में, फैमिली ऑफिस पब्लिक ट्रस्ट का, है ना। अभी 1882 का जो ट्रस्ट एक्ट हमारा है उसको सरकार मॉडिफाई कर रही है, उसके बाद ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सारी गड़बड़ी जो होती है ना, दो जगह पे होती है, सरकार को मालूम है। एक होती है सेल कंपनी से, खूब सुनते हुए कहानी आजकल, दूसरा होता है फैमिली ऑफिस प्राइवेट ट्रस्ट से। नहीं, पब्लिक ट्रस्ट में अब चोरी नहीं होती है, उसमें सरकार ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन प्राइवेट ऑफिस में अभी भी चोरी होती है। क्यों? जिसने आदमी की कंपनी का मालिक है वो बूढ़ा था, मर गया, किसको पकड़ेंगे आप? लेकिन बेनिफिशियरी का आपने करवा दिया केवाईसी, तो हम पकड़ लेंगे बेनिफिशियरी को। तो अभी वहां पे काम हो रहा है, और सेल कंपनी में आपको पता है काम हो रहा है, वहां भी चोरी लोग करते हैं, तो उसको पकड़ रहे हैं। सेल कंपनी क्यों पकड़ पाते हैं? क्योंकि सब जगह आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। नहीं, आपको पसंद हो या नहीं हो, लेकिन पकड़ने का कानून रास्ता दिखा दिया। कॉर्पोरेट रिटेल पार्टिसिपेशन है ना, रिटेल का डिफिनेशन मैंने बता दिया कि यदि 2 लाख रुपया से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, देख लीजिए। ना 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 2 लाख लिखा हुआ नहीं है, बट याद कर लीजिए 2 लाख रुपया है ना, तो उसको रिटेल, 2 लाख से कम का रिटेल, उसके ऊपर को हम लोग बोलते हैं NHI। खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पे, ये देखिए कैश, टॉम एंड स्पॉट, ये क्या है? थोड़ा सा नया चीज सुन रहे हैं। नहीं, कैश, टॉम एंड स्पॉट, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इक्विटी डेरिवेटिव जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं कि अभी गए, अभी ट्रेड किए, ओ ये तो स्पॉट मार्केट है, अरे यही तो कैश मार्केट है, ऐसे बोलते हैं ना। इक्विटी डेरिवेटिव में आप क्या बोलते हैं? सर अभी गए, पैसा दिया, शेयर खरीदा, तो ये कैश मार्केट है, ये स्पॉट मार्केट है, करेक्ट ना। करेंसी मार्केट में जब आप आते हैं तो वहां पे अलग नाम हो जाती है। करेंसी मार्केट में सेटलमेंट का तरीका अलग होता है। कैसे? आप बाजार में करेंसी लेने जाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, तो आप बोलते हैं मैं अभी पेमेंट करूंगा और अभी शेयर, अभी हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, आज का रेट दो, आज का ही सेटलमेंट चाहिए, तो हो गया वो कैश ट्रांजैक्शन। आज का मैं पैसा देता हूं और आज ही डॉलर चाहिए, तो सेटलमेंट करवा रहे हैं आप आज के आज ना, इसको बोलेंगे कैश। T+0 इज कॉल्ड कैश मार्केट, जस्ट लाइक वहां पे। बट वहां स्पॉट भी बोल दिया था आपने संग संग, यहां पे स्पॉट नहीं बोलते, कैश बोलते हैं T+0 को, और फिर बोलते सेकंड चीज, नहीं नहीं, आज मैं देता हूं पैसा, आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लो, मेरा मार्जिन ले लो, कल का रेट देना, कल देना फॉरेन करेंसी, कल दूंगा मैं पैसा। T+1 हो गया, इसको टॉम बोलते हैं, टॉम रेट हो गया। और फिर बोलते नहीं यार, हमको T+2 में कर दो इस चीज को, तो इसको बोलते हैं स्पॉट। T+2 में, T+3 में, T+4 में, T+5 में, इसको बोलते स्पॉट। इसको फॉरवर्ड भी लोग बोलते हैं। तो कैश T+0, टॉम T+1, और उसके बाद सबको हम स्पॉट बोलते हैं। ये है करेंसी मार्केट का वर्डिंग्स। आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, ये प्राइस कैसे होती है? आप समझिए इस बात को। आप गया, कभी जाइए किसी बैंक में, तो लिखा रहेगा बोर्ड पे बाइंग प्राइस डॉलर का, सेलिंग प्राइस डॉलर का। वो जो लिखा रहता है वो होता है आपका ट्रेडिंग डे T+0 कैश मार्केट का। अभी दीजिए पैसा, इस रेट पे डॉलर दे दूंगा आपको। आप बोलेगा नहीं यार, आज पैसा ले लो, कल का जो रेट होगा वो लगाना,
मतलब आज मार्जिन ले लो, मेरे से कांटेक्ट कर लो, कल लगाना। तो कल क्या रेट होगा हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। किसको मालूम? जब कल बाजार खुलेगी तो आरबीआई से रेफरेंस रेट आता है हर दिन, उसी से ये रेट निकल के आती है। तो जो भी रेट हो, ज्यादा हो कम हो, जो भी रेट हो, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं T+5 का लगाना, तो फॉरवर्ड रेट में चले गए आप। नहीं, T+2 ऑनवर्ड जो है वो फॉरवर्ड, इसी को स्पॉट बोलते हैं। तो T+0 ये करेंसी मार्केट में याद रखिएगा, इक्विटी में नहीं, डेट में नहीं और कमोडिटी में नहीं, केवल करेंसी में ये सिस्टम लागू होती है। क्लियर? टर्म हो गया T+1, देख रहे हैं ना, और स्पॉट हो गया, है ना। आर ट्रेड्स वेयर सेटलमेंट ओकर्स ऑन द स्पॉट डेट व्हिच इज नॉर्मली 2 बिजनेस डे आफ्टर द ट्रेड। T+2 को स्पॉट बोलते हैं। और इसके बाद जितना भी दिन में आप चले जाइए, आप टिल 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, T+2 के बाद उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड रेट। क्लियर? करेंसी में इतना ही आपको जानना चाहिए, इस वजह से नहीं। करेंसी का पूरा चीज सीखना हो तो एनआईएसएम का मॉड्यूल नंबर 1 सीखिए, एक्सलेंट, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पे इतना ही आपको करना है। करेक्ट। फ्यूचर, ऑप्शंस, कॉल पुट, स्वैप, स्वैप थोड़ा सही है, ट्रेडिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज, डीमेट, रीमेट। हाँ, तो आइए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझते हैं। आप में से बहुत लोग फ्यूचर ऑप्शन समझते हैं, कोई आदमी बोलेंगे व्हाट इज फ्यूचर, बताइए। बोलेंगे? यहीं पे तो 2-3-4 आदमी तो टर्मिनल चलाता है, तो ये लोग को तो जानकारी होना चाहिए। पूरा जरूर बोलना चाहिए भाई, हम लोग को भी कुछ नहीं सीखने का बोलेंगे मौका। नहीं बोलेंगे तो उनके इन्वेस्टर का हाल क्या है वो भी जानकारी होना चाहिए। सॉरी सर, मैं उठ के गया था, मैंने नहीं सुना सर, क्या बोल रहे थे, पूछा सवाल आपने? फ्यूचर और ऑप्शन थोड़ा बताइए, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है? गौतम दा, आपने तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ, यहीं पे अभी मेरा ये दोस्त लोग कम से कम 4-5 बंदा जिसका टर्मिनल चला रहा है, उनका इन्वेस्टर है, तो फ्यूचर ऑप्शन का बारे में नई जानकारी है तो टर्मिनल कैसे चला रहा है? Sir, it's like a predetermined rate at which shares are like, whether it is shares I forward, like it's a specific rate में और specific price में, and at a specific date the contract is like bought or sold. Perfect. Pre-decided rate, pre-decided price, pre-decided quantity. ये pre-decide हो गया, मान लीजिए आप डिसाइड हो गए, सेटलमेंट होगा फ्यूचर के डेट में, इसलिए इसको फ्यूचर बोलते हैं। जैसे आपको रिलायंस बेचनी थी, हमको रिलायंस खरीदनी थी, तो क्वांटिटी डिसाइड कर लिया, भाई 500 रिलायंस आप बेचो, 500 रिलायंस हम खरीद लिए। और हुआ कि साहब प्राइस क्या होगा, आपने कहा 2250, मैंने कहा जी 2250, लेकिन सेटलमेंट का डेट जो होगा वो है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो प्री डिसाइडेड रेट, क्वांटिटी, प्राइस, बट सेटलमेंट डेट विल बी इन ए फ्यूचर। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट ना? अब इसका सेटलमेंट दिखाएंगे करके 2 मिनट का समय दीजिएगा। ऑप्शन क्या है दोस्त? गुड, अच्छा बोलिए। और बोलिए। Options are the call and put options, right? करेक्ट। Yes. और थोड़ा बोलना है, और थोड़ा बोलना है। Sir, it's an obligation, call का जो obligation परचेज है, करने like, के लिए I कॉल think- ऑप्शन और सेल करने के लिए पुट ऑप्शन। Yes. Like it's an obligation to like sell or the obligation to buy. ऑब्लिगेशन दोनों का होगा तो नहीं, किसी एक को तो राइट देना पड़ेगा, तब तो दूसरे को ऑब्लिगेशन होगा। Yes, मतलब sorry, Right no to buy, obligation to sell or obligation no obligation to buy a particular. But which one is the call and put? I got confused with that. Which one is the no obligation to sell or buy? I just got confused with that part. नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गुड ट्राई। आप कुछ
कुछ और सर बोल रहे थे, सर बताइए। एक चीज होता क्या है, मेरा अपना अनुभव है, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, है ना, कभी कभी सीनियर लोग हैं, आप लोग बाजार में काम करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्चुअली कोई चीज को विजुलाइज कर लेते हैं, काम करते हैं तो मालूम ही है, कॉल ऐसा है, फ्यूचर ऐसे काम करता है, सेटलमेंट प्राइस होती है, सेटलमेंट डेट होता है, प्री डिसाइडेड होता है, क्वांटिटी वॉल्यूम प्राइस डिसाइडेड होता है, ये सब चीज मालूम होती है। देखिए फर्क क्या है, फर्क होता है जब आप स्टेट्समैन बनते हैं, एग्जाम देते हैं, या फिर बाजार में आप स्पीकर बनते हैं, आप जो विजुलाइज करते हैं उसको बोलने का अभ्यास का जो अभाव होता है ना, दिस लेकुना, इस कारण से होता क्या है कि हम बोल नहीं पाते हैं। बट इसका मतलब मैं कभी नहीं मान रहा हूं कि नहीं, पक्का पता है, गारंटी पता है आपको, लेकिन इसको सिंक्रोनाइज वे में बोल नहीं पाते हैं। Sometimes we struggle with the words, sometimes we struggle with the sequence of those words, sometimes पहले क्या बोलनी है, बाद में क्या बोलनी है, उसमें सीक्वेंसिंग ये होती है। बट इसका मतलब ये नहीं मालूम है, ये बोलने की कोशिश करने से ही दूर होगा, कितना भी पढ़ लीजिए ये दूर नहीं होने वाला। ये जब आप बात करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, इसलिए हम बार-बार बोलते हैं कुछ तो लिखो दोस्त। नहीं, आप जब लिखते हैं तो हम फटाक से रिकॉर्डिंग कोशिश करते हैं, बना के भेज दीजिए, कहीं भी है रिकॉर्डिंग कर लिए, भेज दिया आपको, हमको बहुत फायदा होता है उससे। एक बार रिकॉर्डिंग करके बोल दिया ना, फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं देगी। हमारा काम ये बोलना, सवाल हर तरह का आ सकता है मेरे पास में, तो आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा कीजिए। ये नहीं करेंगे तो फिर क्या है, मेरे पढ़ाई का हमको पैसा आपसे मिल गया और हम अपना कोशिश कर गए, लेकिन फायदा नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। उससे हमारा पर्पस जो है ना कि आपको सीखे और सीखने, बोलने की भी प्रतिभा रखे, उसमें तो फायदा उतना नहीं होता है, इसको मजा नहीं आता है। नहीं तो थोड़ा अभ्यास कीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको, पेंट ब्रश दिखाई पड़ रही है, मैंने पेंट ब्रश शेयर किया सामने में। यस 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 सर। अभी देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाते हैं, एकदम साफ साफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो वर्डिंग्स भी आ जाएंगे आपको, है ना। देखिए एक पेंट ब्रश में, तो इसको मोटा कर देता हूँ, नहीं थोड़ा पतला है। देखिए फ्यूचर जब हम बात करते हैं, इधर लिखता हूँ फ्यूचर, नहीं इधर लिखता हूँ फ्यूचर, इधर लिखता हूँ ऑप्शन। एक देखिए 3000 रुपये 4000 रुपये एक तो मात्र एक तो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसपे हम लिखते हैं आसानी से, इतना आलस्यांग दीर्घ सूत्रता बोलते हैं इसको, नहीं बाजार जाकर खरीद नहीं पा रहा हूँ, इसलिए पेंट ब्रश पे लिख के काम चला रहा हूँ। बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट हुआ है। खैर नहीं, फ्यूचर ऑप्शन 15,000 का आता है सर। आवाज साफ नहीं हो पाई, क्या बोले कुछ? 15,000 का आता है, मैंने जस्ट अभी एक हफ्ते पहले लिया। अच्छा लिए आप, कौन सी कंपनी का लिया आपने? XP का है। HP का, ओके ओके। XP का, अच्छा अच्छा। हाँ हम भी अब एक दिन जाए बाजार तो जो अटैचमेंट पेन टैप बोलते हैं उसको। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। कितने आप, एक बार एक रिक्वेस्ट करूं, जरा आप जरा डिटेल्स हमको व्हाट्सएप में डाल देंगे, मेरा व्हाट्सएप पे प्राइवेट लिख दो, आपको सुविधा हो जाएगी, है ना। हाँ मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। हाँ जरा सा प्लीज, करेक्ट ग्रेट। देखिए फायदा होता है कुछ कुछ बोलने से, क्या बहुत फायदा होता है, करेक्ट। अब देखिए फ्यूचर ऑप्शन क्या होती है। फ्यूचर में पहली बात 2 पार्टी होगा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन में 2 पार्टी होगा, बिल्कुल होगा। एक बायर है तो एक सेलर होगा, दोनों जगह होगा। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल होगा। ये सब चीज कॉमन दोनों में चल रहा है। 2 आदमी मतलब 2 पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं भाई प्री डिसाइडेड आपका रेट होगा, रेट मतलब प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा, डेट ऑफ सेटलमेंट होगा, बट सेटलमेंट डेट जो है सो आपकी बात पर होगी। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पार्टी है, एक बायर एक सेलर है। इधर मैंने लिखा बायर, इधर लिखा मैंने सेलर। ध्यान से सुनिएगा, इसने भी पे करना है मार्जिन, इसने भी पे करना है मार्जिन। किसको पे करेगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को, इसने ही पे करना है मार्जिन। दोनों ने मार्जिन पे किया, दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, इसलिए दोनों को राइट है। जब श्रेयसी बोल रही थी दोनों को राइट के बारे में, तो वो बोलते फ्यूचर में तो हम ऑब्जेक्ट नहीं करते। नहीं, आपने भी मार्जिन पे किया है, इन्होंने भी मार्जिन पे किया, दोनों को राइट है। देखिए कैसे राइट है, 2250 पे वादा हुआ था ना रिलायंस का, आपका और मेरा, करेक्ट। तो मैंने बाय किया मैंने, और श्रेयसी ने सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
अब बाजार एक दिन के बाद मान लीजिए नेक्स्ट डे ये हो गया बढ़ के 2300 रुपये का। अब देखिए फायदा किसको हुआ, हमको हुआ। हम बोलेंगे भाई मैं तो बाजार से निकला, मैं तो सेल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको राइट है। यस, मैं बेच सकता हूं, राइट हमको है क्योंकि मैंने मार्जिन पे किया है। अच्छा केस 2, ये गिर के हो गया 2200 रुपये का। अब बोलेगा मेरे को फायदा है, मैं बेच सकती हूं क्योंकि दोनों को राइट यहां पे होता है, बिकॉज बोथ ऑफ यू पे मार्जिन टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसलिए बाजार बढ़ती है घटती है हर दिन। MTM सुना होगा आपने, मार्क टू मार्केट, प्रॉफिट एंड लॉस हर दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन निकालती है। हमारा बाजार बढ़ गया तो बायर को देती है, बाजार गिर गया तो श्रेयसी लेके जाती है। MTM हर दिन क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक तो रिस्क मैनेजमेंट करनी है और दूसरा भाई दोनों का अधिकार है। जिसका पैसा फायदा दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का फेवर लेके जाएगा। नहीं तो प्री डिसाइडेड मार्केट में यहां पे ऑब्लिगेशन वर्ड कहीं यूज नहीं किया दोस्त। दोनों ने मार्जिन पे किया है, दोनों को राइट है, दोनों को प्रॉफिट, दोनों को लॉस, इक्वल इक्वल होगा। नहीं, इक्वल इक्वल होगा दोनों को प्रॉफिट लॉस। इसको बंद करते हैं। आप आते हैं ऑप्शन में, बोलते हैं सर सब कुछ तो वही है, दो पार्टी होंगे, बिल्कुल होंगे, एक बायर होगा एक सेलर होगा, बिल्कुल होंगे, एक अंडरलाइन प्राइस होगा, बिल्कुल होगा, उस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। लेकिन यहां पे बायर जो है वो प्रीमियम पे करेगा। किसको पे करेगा भाई? वो सेलर को पे करेगा। ये फर्क हो गई। यहां पे बायर और सेलर ने मार्जिन पे किया था, किसको पे किया था? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पे किया था। यहां पे बायर ने प्रीमियम पे करनी है, किसको? सेलर को। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब बायर ने प्रीमियम पे कर दिया तो टिकट इसने खरीदा तो सिनेमा ये देखेगा, राइट इसको मिल गया, और सेलर ने पैसा पाया है तो इसको ऑब्लिगेशन मिला। तो यहां पे राइट राइट लिखा था, अधिकार अधिकार लिखा था, क्योंकि दोनों ने, याद रखिएगा यहां पे मार्जिन वर्ड यूज करेंगे, यहां पे प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे। करेक्ट? दोनों ने यहां पे मार्जिन पे किया। किसको पे किया? थर्ड एंटिटी, स्टॉक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। तो इसलिए यहां पे दोनों का अधिकार है। MTM दोनों के फेवर में लॉस में हो सकता है। हर दिन के बाइंग सेलिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते चले जाते हैं। यहां पे बायर ने पे किया प्रीमियम, लेकिन किसको पे किया? सेलर को पे किया। तो बायर ने टिकट खरीदा है, बायर ने प्रीमियम पे किया है, तो राइट इधर ही रहती है और इधर ने कुछ पे नहीं किया है। एक सेकंड के लिए, बाद में बोलेगा क्या पे किया बताऊंगा। तो इसको ऑब्लिगेशन है, राइट यहां ऑब्लिगेशन है। अब बोलते हैं कि ऑप्शन दो तरह का होता है। जो आपने राइट लिया है किस चीज का? हम बोले राइट टू बाय लिया था, खरीदने का, तो इसको बोलेंगे कॉल। और फिर बोला राइट टू सेल लिया था तो बोलेंगे पुट। तो इस केस में ये कॉल बायर कहलाया, तो जो इसका काउंटर पार्टी था वो कॉल सेलर कहला गया। इस केस में ये पुट बायर कहलाया, पुट बायर कहलाया, तो इसका काउंटर पार्टी हो गया पुट सेलर। राइट टू बाय कॉल, राइट टू सेल पुट। राइट टू बाय कॉल बायर को मिलता है, राइट टू सेल पुट बायर को मिलता है। ये नाम है। इनको राइट क्यों मिली? क्योंकि कॉल बायर ने भी प्रीमियम पे किया है, किसको? तो किया है कॉल सेलर को। पुट बायर ने भी प्रीमियम पे किया है, किसको? पुट सेलर को। नहीं तो ये मार्जिन और प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सो बताइए। यस सर। अच्छा, राइट्स और ऑब्लिगेशन कैसे मूव कर गया? ऑब्लिगेशन तो फ्यूचर में नहीं था, या था तो फिर दोनों का था। यहां पे ऑब्लिगेशन केवल सेलर को आती है। इसलिए बायर को उसने टिकट लिया ना, जैसे आपने मान लीजिए खरीद लिया वो सिक्किम मणिपाल लॉटरी, 500 रुपया लगा दिया, 1 करोड़ मिलेगा,
तो आपने राइट लिया है 500 रुपया दे करके, 500 गया तो गया, मेरी मर्जी, मिलने को 1 करोड़ मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉल राइट टू बाय। मैं बना के दिखाता हूं आपको फोटो। ये क्लियर नहीं, ये वाला ये क्लियर नहीं हुआ, पहले ये वर्डिंग्स क्लियर हुआ ना। मार्जिन, हाँ, मार्जिन कहाँ है, प्रीमियम कहाँ है, ऑप्शन फ्यूचर में फर्क कहाँ पे, सब कुछ सेम था, बस एक ही फर्क आ गई कि जो ये मैनेजमेंट ऑफ जो यहाँ पे मार्जिन था उसमें थर्ड पार्टी बैठ गया। यहाँ मैनेजमेंट ऑफ प्रीमियम में ये बिटवीन 2 पार्टी हुआ, तो राइट्स इसी के पास रह गए, इसको सारे ऑब्लिगेशन मिल गए। अब है कि साहब राइट किस बात की, तो बोले कि साहब राइट टू बाय, तो कॉल बोल दिया। बोले राइट किस बात की, बोले यार बेचने का, तो क्या इसको पुट बोलते हैं। तो कैसे बनता है कैश फ्लो, देख लीजिए। बस इस चीज को यहाँ सीख लेंगे तो ये एनआईएसएम के 7 नंबर मॉड्यूल, 8 नंबर मॉड्यूल, 11 सब में फिर काम आएगा, 10 में भी आएगा काम। एक बार खाली बढ़िया से कॉन्सेप्ट आ जाए तो कहानी खत्म। देखिए हम ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, है ना, ये ड्रॉ करते हैं ऐसे। अभी देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए एक सेकेंड, ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका दाम बढ़ता है, इधर है, यहां मैं लिखता हूं दाम, इधर लिखता हूं, इधर 2250 रुपए का था ना, है ना। अभी दाम बढ़ता है, दाम बढ़ता है तो फायदा होना शुरू हो गया, ये है प्रॉफिट। और दाम गिरता है तो लॉस होना शुरू हो, किसको, ये जो खाता बनाया, लॉस का स्पेलिंग, हाँ अब ठीक हो गया, ये खाता बनाया, हम थे फ्यूचर बाय करने वाले, सनत, तो सनत ने फ्यूचर बाय किया है, तो जितना दाम बढ़ेगा उतना फायदा होगा, उतना ही लॉस आपको होने वाला है। नहीं, आप बोलेंगे आपका कहां बना, ये देखिए, ये है आपका, ओ सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया ना, अब सीधा ये है आपका। नहीं, ये था, यदि हमको फायदा होता है, ये देख रहे हैं फायदा होता है, तो आपको उतना ही लॉस होते जा रहा है। तो फ्यूचर बाय, फ्यूचर सेलर, ये हो गया। अब आप बोलते हैं सर ये तो आपका हुआ जहां पे दोनों को राइट था, दोनों को ऑब्लिगेशन था। अभी बताइए कॉल बाय किया या कॉल सेल किया, पुट बाय किया पुट सेल किया, तो क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए ये लाइन हमेशा, ये ग्राफ है, ये क्लास 8th 9th में हम लोग को पढ़ाया गया था, आप लोग को भी पढ़ाया गया होगा। अब देखिए आप बोलते हैं कॉल बायर है, देखिए लिखता हूं यहाँ पे कॉल बायर, मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉल बायर, है ना। तो बोले कॉल बायर है भाई, तो इसने तो पहले कुछ प्रीमियम पे किया होगा, तो मैंने 50 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया, इधर लॉस है इधर प्लस है ना, तो मैंने कॉल बाय किया है, तो मैंने 50 रुपया पे कर दिया, 50 रुपया है, तो देखिए मेरे पॉकेट में तो खट से 50 का लॉस आ गया। और कहां पे कॉन्ट्रैक्ट था, वो था 2250 रुपया का खरीदा हुआ था हमारा, इस प्राइस पे खरीदा हुआ था, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बहुत लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलते हैं, स्ट्राइक बोलिए, इससे काम अच्छा चलेगा। स्ट्राइक प्राइस, रिलायंस के इस दाम पे हमने एक कॉल बाय किया, राइट टू बाय, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। अभी दाम बढ़ना शुरू हुआ तो कॉल बायर को फायदा होना शुरू हुआ, है ना, क्योंकि जितना दाम बढ़ेगा कॉल बायर के पास में राइट्स है, तो वो खरीदेगा। कितने पे खरीदेगा भाई, जितना दाम बढ़ेगा वो खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। मतलब दाम बढ़ के 2700 भी हो गया रिलायंस का, तो भी वो खरीदेगा 2250 पे। किससे, श्रेयसी से। श्रेयसी को तो शुरू में 50 रुपए का फायदा हो गया, उसके बाद इतना दाम बढ़ता है, श्रेयसी को तो इसी पैसे पे देना है शेयर्स, तो जो मेरा फायदा है वो श्रेयसी का नुकसान है। कॉल बायर राइट है, राइट टू बाय एट व्हाट प्राइस, एट स्ट्राइक प्राइस।
जितना बढ़ेगा मैं खरीदूंगा 2250 पे ही आपसे, मेरे पास राइट है, आपको ऑब्लिगेशन है क्योंकि आपने 50 रुपया लिया था ना हमसे, मेरा 50 का लॉस था, आपका फायदा था। लेकिन जब दाम बढ़ना शुरू हो गया, राइट में केस 2 दाम बढ़ा ही नहीं, बाजार में 2200 रुपये में मिल रहा है, 2100 में मिल रहा है, दाम गिर गया, हम कॉल बाय किया था, ध्यान से सुनिएगा, हम कॉल बाय किया था, हम क्यों शेयर एग्जीक्यूट करें भाई, हम एग्जीक्यूट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को तो श्रेयसी हमको शेयर्स 2250 में ही देगी। कॉन्ट्रैक्ट था वैसा, स्ट्राइक पे ही कॉन्ट्रैक्ट होनी है, तो हम सोचेंगे यार बेवकूफ है ना, 50 रुपया गया तो गया, बाजार में मिल रहा है 2100 में, उधर खरीद लेंगे चल करके, मेरे पास राइट्स है। तो बाजार जब बढ़ती है, बाजार जब बढ़ती, ध्यान सुनिएगा, बाजार जब बढ़ती है तो कॉल बायर को फायदा होता है, और बाजार जब गिरती है तो कॉल सेलर को ये वाला फायदा होता है। राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार, कॉल। आप बोलते हैं नहीं सर ये तो पुट वाला कहानी था, ओ तो राइट टू सेल की बात होती है। तो राइट टू सेल क्या बनाते हैं, कैसे, देखिएगा ध्यान से एक बार। हमारा ऐसा मानना कि तस्वीर से हम बहुत जल्दी सीखते हैं और बोल के निकल जाने से शायद कम सीखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसी बुनियाद पे हम लिख रहे हैं इस चीज को, तो इसको भी कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर आपको 2 मिनट का समय देंगे, फिर आप भी बोलिएगा, है ना। तो अभी बोले नहीं कॉल की बात नहीं कर रही थी, मैं तो पुट की बात कर रही थी। तो पुट की बात कर रही थी तो फिर ये देखिए, ये तो ग्राफ बनाएंगे, हमेशा कैश फ्लो ग्राफ बनाएंगे, इधर प्रॉफिट है, इधर लॉस है, अभी है पुट, कोई बात नहीं है, हमने पुट बाय किया है। तो पुट बाय किया तो 50 रुपया चला गया मेरा, नहीं 50 रुपया चला गया, तो मेरा 50 रुपया चला गया, वो अभी उल्टा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, कहानी बताऊंगा। अब देखिए बाजार में ये स्ट्राइक प्राइस पे था, यहां तक हमको 22 से 50 रुपए पे रिलायंस का। अब देखिए बाजार गिरना शुरू होता है। अभी क्यों बोला गिरना शुरू होता है, इसकी वजह बताऊंगा। गिरना शुरू होता है, जितना बाजार गिरेगा हमको तो सेल करना है, हमको तो सेल करना है। बाजार गिरता है हमको सेल करना है। भाई हमने 50 रुपया श्रेयसी को दिया है, किस वास्ते, कि भाई जब मैं सेल करूंगा आपको स्ट्राइक प्राइस का ही रेट लगाना है। 2100 हो गया, 2000 हो गया, 1900 हो गया, 1800 हो गया, भाई हमें नहीं मालूम, हमारे को तो फायदा देना ही पड़ेगा, हम तो बेचेंगे इसी दाम पे। श्रेयसी को क्या श्रेयसी को क्या हुआ, शुरू में तो 50 रुपया ले करके बहुत खुश नहीं, ये फायदा इनको हुआ क्योंकि ये पुट सेलर थी, तो पहला प्रीमियम इनको मिल जाता है। पुट सेलर का ही ग्राफ बन रहा है। और पुट सेलर कब होता है, राइट टू सेल, सेल कब करते हैं, महंगा सेल करना चाहते हैं, दाम गिरेगा तो अपने आप ये महंगा नजर आएगा। अब दाम यदि गिरना शुरू हुआ तब हम पुट बायर ने एग्जीक्यूट किया, तो आपका नुकसान ऐसा हुआ। लेकिन दाम गिरी नहीं, दाम बढ़ के हो गई 2300 रुपया, तो राइट तो मेरे पास में है ना। हम बोलेंगे भाई जब बाजार में 2300 में माल बिक रहा है तो हम श्रेयसी के पास जाके क्यों बेचे जो कि हमको 2250 ही देंगे। तो बाजार गिरती है तो पुट बायर को फायदा होता है, बाजार बढ़ती है तो कॉल बायर को फायदा होता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉल बायर, यहां लिखता हूं कॉल बायर एंड सेलर, और लिखता हूं यहां पे पुट बायर और सेलर। देखिए कॉल बायर को फायदा कब होता है, जब बाजार बढ़ती है। कॉल सेलर को फायदा कब होता है, जब बाजार गिरती है। वैसे ही पुट बायर को फायदा कब होता है, जब बाजार गिरती है। पुट सेलर को फायदा कब होता है, जब बाजार बढ़ती है। तो देखिए व्यूज, कॉल बायर का जो व्यूज है मोटा मोटा पुट सेलर का वो बड़ा भाई है। हम अभी इतना पे छोड़ देंगे क्योंकि So when the market is bullish basically, so that's when the buyer gets the benefit of a call buyer gets the benefit, right?
Yeah, and when like the market is bullish, then the put seller gets the benefit. हाँ, सही है। हम इसको थोड़ा सा डिफाइन फिर से करते हैं। कॉल बायर भी बुलिश मार्केट में पैसा कमाया और पुट सेलर भी बुलिश मार्केट में पैसा कमा रहा है। पुट सेलर बाबू, यदि बाजार पुट सेलर पुट बायर, पुट में क्या देखे, यदि बाजार गिरती है तो सारे फायदे तो पुट बायर को मिल रहे थे, लेकिन बाजार गिरती नहीं है तो प्रीमियम तो मिला ना आपको। राइट। तो आपको कमाना है पुट के कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप उम्मीद कीजिए हे भगवान बाजार बढ़ जाए ताकि पुट बायर जो है वो कुछ नहीं करे, अधिकार तो उसी के पास है। हाँ। तो पुट बायर और पुट सेलर और कॉल बायर का व्यूज बाजार में एक जैसा होता है, वैसे ही कॉल सेलर का और पुट बायर का भी व्यूज एक जैसा ही होता है। फिर से बोलता हूं ध्यान से, कॉल बायर बुलिश, कॉल सेलर बियरिश, सिमिलर पुट बायर बियरिश, सेलर बुलिश। हाँ, अभी देखिए आपका जो इस एग्जाम में यहीं पे खत्म हो जाता है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे रुक जाता है। हम लोग इतने जब NISM का मॉड्यूल नंबर 8 जाएंगे तो इसी 4 कॉन्सेप्ट से आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी समझनी है। इसी 4 कॉन्सेप्ट से आप ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट का पूरा, अभी देखिए 90% तो बाजार में टर्नओवर कहां से आता है, डेरिवेटिव से आता है। आप कैश में क्या काम कर लीजिएगा साहब, यदि आप टर्मिनल चलाते हैं और कैश के भरोसे बाजार में बैठे हुए हैं तो धंधा बंद हो जाएगा। डेरिवेटिव तो सीखना पड़ेगा ताकि आप डेरिवेटिव की भाषा में क्लाइंट से बात कर पाए, तभी धंधा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहीं तक था। अब आप लोग के पास समय है, बोलिए आप लोग। इसको बंद कर दो, है ना। ये चैप्टर 2 हो गया, कल हम लोग 3 कर लेंगे चैप्टर नंबर, उसके बाद 4 से फिर आपका फिर रिसर्च शुरू हो जाएगा। तो अगले वीक से फिर आपका रिसर्च शुरू हो जाएगा। कल एक चैप्टर और आपका है, उसमें आपका रिसर्च वाला पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर रिसर्च आपका शुरू हो जाती है। Sir, can you like repeat the FCCE, like the very first time, the very first of the class you mentioned the FCCE? HPC. FCCE. The foreign currency convertible. Okay. हाँ, FCC, हाँ करेक्ट, हाँ FCCB और FCCE 2 शब्द बार बार बोलते थे। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, मतलब कि आपने जो बोरो किया है बॉन्ड फॉरेन करेंसी में, उसके पेमेंट आप नहीं करेंगे, बल्कि उसके अगेंस्ट में आप अपनी कंपनीज के शेयर्स दे देंगे, है ना। तो ये हो गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। केस ए, आपने बोरो किया फॉरेन करेंसी में और पे कर दिया, फॉरेन करेंसी में पे कर दिया, उसको क्या बोले, ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। केस 2, आपने बोरो तो किया फॉरेन करेंसी में, पेमेंट के वक्त में कहा शेयर्स ले लो भाई, इसको बोले फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। इसमें सब कुछ वैसे ही होता है जैसे आपके कन्वर्टिबल बॉन्ड में होता है। प्री डिसाइडेड रेट होते हैं, प्री डिसाइडेड टाइम होता है, प्री डिसाइडेड वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ पहले ही होते हैं। एग्जीक्यूशन डेट फॉरवर्ड का होगा, फ्यूचर का होगा, करेक्ट ना। आपका तीसरा FCCE, बी नहीं, E, बी फॉर बॉम्बे, E फॉर इंग्लैंड, FCCE तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल इक्विटी इसको बोलते हैं। इसमें भी बोरिंग तो डॉलर में किया, फॉरेन करेंसी में किया, बट कन्वर्जन जो होगा वो इक्विटी में होगा, लेकिन उस कंपनी की इक्विटी में नहीं होगा जिसने बोरो किया है, उसकी किसी होल्डिंग कंपनी के स्टॉक्स में कन्वर्जन किया जाता है। FCCE, ECB, FCCB, FCCE और एक हो गया मसाला बॉन्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम बोरो करते हैं डॉलर में, पेमेंट करते हैं रुपया में, तो इसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। नहीं, एक और चीज है, आप जान ही लीजिए, जान रहे थे इसको, जान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, उसके बोलते हैं फॉरेन बॉन्ड्स। फॉरेन बॉन्ड्स, हाँ
फॉरेन बॉन्ड्स, करेक्ट, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स बोलते हैं। वो क्या होता है? वो होता है कि जैसे आप इंडिया के हैं और बोरो करना चाहते हैं डॉलर में, बट अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में जाकर के, मतलब थर्ड कंट्री करेंसी में बोरो करते हैं आप। तो इसको ऐसे बोलेंगे, प्रीफिक्स लगाते हैं डॉलर, तो इसको हम लोग बोलेंगे, हम यूरो में किए ना अमेरिकन, पॉन्ड डॉलर बॉन्ड, यूरो डॉलर बॉन्ड, मतलब जहां पे जाके बोरो करेंगे वो प्रीफिक्स लगा देते हैं। अब मान लीजिए हमको बोरो करना है, पॉन्ड में चले गए हम अमेरिका में बोरो करने के लिए, वो तो डॉलर वहां पे बेस है, तो प्रीफिक्स लगा देंगे डॉलर पॉन्ड बॉन्ड, ऐसे करके लगाते हैं। तो ऐसा भी बॉन्ड होता है, बट ये बॉन्ड्स पॉपुलर अब नहीं रहे, क्योंकि इसमें दो जगह करेंसी एक्सचेंज रेट रिस्क हो जाती है, इसलिए ये बॉन्ड की पढ़ाई भी अब नहीं होती है और प्रैक्टिस भी नहीं होती है, करेक्ट ना? तो ये चीज था आपका चैप्टर नंबर 2 में। तो हम पिछले प्रोग्राम में जो वर्ड लिखा हुआ था, आज यदि किसी ने वर्ड लिखे होंगे तो काइंडली पोस्ट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं कल बैठूंगा तो कल मैं वर्ड लिख करके पोस्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का बुलेट पॉइंट्स बना करके आपको नेक्स्ट वीक हम पोस्ट कर देंगे, उतनी तो जरूर आनी चाहिए हम लोगों को, करेक्ट ना? सवाल जवाब करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे, कभी कभी हम ग्रुप में कुछ पोस्ट कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए जवाब लिखने का। आपके जवाब लिखने से बाद बाकी लोगों को भी तसल्ली मिलती है, करेक्ट ना? और हमको भी थोड़ा फायदा हो जाता है, रिवीजन हो जाता है हमारा भी। ऐसे करने से सीखेंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका समय शुरू होता है आप 5 मिनट का। सर कल की क्लास का टाइम क्या है? 7:30 सर। आज 7:30 में इवनिंग। हाँ, आज क्या हुआ कि हम जब थोड़ा सा बाहर गए थे तो एकदम जल्दीबाजी में जब ऑन करना शुरू किया, मेरे हाथ से एक प्लग में हाथ लग गया, प्लग निकल के बाहर फेंका गया। हमको पता ही नहीं चलता कि प्लग कहाँ पे लगाना है, बस उसी में दिक्कत होती है। कल थोड़ा पहले सर मैं आपके टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ सर, वैसे जनरली के सुबह तो नहीं है ना, जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट शाम को है ना, बस ठीक है जी। 7:30 every Saturday Sunday 7:30 to 9:30 डन सर, डन। ओके सर, ओके सर। ये जो ऑप्शन वाला आपने समझाया ना, कॉल बाय कॉल पुट ऑप्शन, ये क्या सेम डे होता है सर? नहीं, सेटलमेंट जिस दिन चाहेंगे करना उस दिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड होता है अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट की यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में हम लोग जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो होता है यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट। तो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डे को ही सेटल किए जाते हैं। यदि ये अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट होता तो जब मर्जी तब सेटलमेंट कर लेते आप। इसलिए यदि आपने कोई कॉल या पुट में कॉन्ट्रैक्ट खड़ा किया है तो वो स्क्वायर ऑफ जो पोजीशन होगा वो सेटलमेंट डे को ही होगा। फिर बोलेंगे सर हम तो फंस गए ना। इसका इलाज करके दिया हुआ है। इसका इलाज ये है कि यदि लगता है कि कॉल बाय किए थे, प्राइस बढ़ गया, प्रॉफिट हो रहा है, ये भगवान निकल जाते, आप तो बोलते हैं कि साहब सेटलमेंट डे तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक प्राइस गिर गई तो क्या होगा? चिंता नहीं कीजिए, जब दाम बढ़ गई, कॉल का प्राइस ऊपर हो गया, इस जगह पे आकर के एक तो कॉल सेल कर दीजिए आप, तो आपका प्रॉफिट लॉक हो गया। इसको बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ये आपके बुक का पार्ट नहीं है, ये आप पढ़ेंगे एनआईएसएम के मॉड्यूल नंबर 8 में, या एनसीएफएम का एक 32 नंबर मॉड्यूल है ऑप्शन स्ट्रेटेजी, वहां पे पढ़ेंगे। वहां पे कैसे कॉल और पुट में ट्रेडिंग करनी होती है ये आप सीखेंगे। और मेरा मानना है कि टर्मिनल यदि आप चलाते हैं तो कैश मार्केट के काम से वॉल्यूम नहीं मिलेगी, तो काम तो ट्रेडिंग में होती है। तो ऑप्शन फ्यूचर की स्ट्रेटजी आपको आनी पड़ेगी, तभी आप बाजार में लोगों को ढूंढ पाएंगे। सर एटलीस्ट एक दिन पहले लेक्चर पता हो ना तो अच्छी बात है। अभी तो टीएमएस में तो मैंने बहुत लेक्चर मिस कर दिए, क्योंकि सेम डे मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूँ, अभी सेम डे मैनेज ही नहीं कर पाता हूँ। शनिवार रविवार तो अपना प्रीफिक्स था ही, एक बार बीच में खाली एक वीक के लिए गैप हो गया था, अदरवाइज तो शनिवार रविवार 7:30 नहीं, ये कोर्स में सर प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पीएमएस कोर्स में प्रॉब्लम हुआ था। मैंने तो 4-5 क्लास ही अटेंड कर सका। मैंने भी सिर्फ 2-3 क्लास अटेंड किए हैं, बाद में नहीं हुआ है पीएमएस में। पीएमएस में सर ठीक है, पीएमएस में होगा तो आप लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक एटलीस्ट 1 डे पहले पता हो रहा। अभी आज भी नेचर बाय नेचर ऐसा हुआ कि आपने सुबह में मैसेज डाला था, मैंने जस्ट 1 मिनट पहले देखा कि अभी क्लास है, और मैं घर पे था तो अटेंड कर लिया। ये आपका गलती है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, एवरी सैटरडे संडे 7:30 to 9:30। नहीं, इस क्लास में सर प्रॉब्लम नहीं हुआ रहा, ये तो आपने फिक्स्ड कर दिया है
हाँ। वीकेंड में 2 दिन। बस और पीएमएस में कोई बात नहीं है, पीएमएस में जो PMS अगला बैच होगा उसमें आप लोग आ जाइए, सितंबर महीने में हम लोग एक बैच नया बैच चालू करेंगे, उसमें आ जाइए, तो आप आ जाइए। उसमें जो जिसका जिसका पूरा अभी क्लास कर है। लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं ओके, थैंक यू सर। हो जाएगा। ओके थैंक यू। पीएमएस, और Can I leave? Sir, can I leave then? हाँ श्योर, Okay, thank you, sir. थैंक यू, Bye. हम लोग का ये जो 2-3 चैप्टर कल तक जो चैप्टर हो रहा है ना, तो इसका बुलेट पॉइंट एंड थोड़ा सैंपल क्वेश्चन हम लोग बना के दे देंगे, तो तैयार होगा कि ये चैप्टर के ऊपर क्या क्या होने वाला है। सोम मंगल का सब कर देंगे आप लोग, तो सबको पता चलेगा। और हम लोग तो नेक्स्ट बैच ये पीएमएस का बैच फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर चालू करेंगे, और सेकेंड वीक में ये दूसरा ये बैच खत्म होने के बाद एनएसएम 15 का दूसरा बैच चालू। सर हम पीएमएस बैच का रिफ्रेशिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं वो बैच सितंबर वाला? हाँ कीजिए ना, सारे पुराने स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू गौतम सर। नहीं, ये देखिए हम लोग का मेन मकसद ये क्या है, सबका सिखाना है, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता है, ये सबसे प्रॉब्लम है। हम लोग कितना लो कॉस्ट में कर रहे हैं, तब भी लोग नहीं सीखना चाहता है। इसके बाद तो ये लोग क्या करे बताइए। हम लोग का तरफ से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू सर। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ में, वो खत्म करेंगे कल, और परसों बुलेट पॉइंट्स और क्वेश्चंस हम पोस्ट करना शुरू कर देंगे, परसों सोमवार मंगलवार को। ठीक है, क्योंकि हम लोग पैरेलली जितना चैप्टर हो गया उसका तैयार होना चाहिए, नहीं तो एक साथ तो तैयार नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ओके, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।